बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गवर्नर हाउस। आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त सेमिनार करना है। थकना नहीं है आपने। मैं तो 64 साल का हो गया हूँ तो थकूंगा नहीं, तो आप कैसे थकेंगे। अच्छा, सबसे पहले कासिम भाई ज़रा सा इंटरनेट पे जाके चेक कर लें कि और शेयर भी कर दें कि सही जा रहा है ट्रांसमिशन या नहीं जा रहा, आवाज़ सही जा रही है नहीं जा रही है, ताकि आप लोगों को ना घर जाके फिर रिकॉर्डिंग ना जब आदमी देखता है तो फ़ायदा हो जाता है उसका। सबसे पहले अच्छा जी, सबसे पहले खुशखबरी। अच्छी खुशखबरी ये है कि ये आपका टेस्ट था कि कौन सेमिनार लेने आएगा। अगले संडे से आपकी क्लासें शुरू होगी। और यही टाइम पे होंगी ताकि किसी को कोई मसला नहीं हो। यार संडे को 7 बजे तो किसी को कोई इशू होना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी खुशखबरी ये है कि हम लोग, मैं, कासिम, अमीन, दानियाल, इमरान और 10 और फैकल्टी, बल्कि 85, ये मुसलसल R&D कर रही होती है आपके लिए और जान लगा रही होती है। तो आपकी जो क्लास शुरू होगी वो पाइथन से शुरू होगी और AI से शुरू होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जान लगाना है, अब ढीलापन नहीं करना। आपको अंदाजा नहीं है ये सब अचीव करने के लिए कितनी जान लगी है। आपको थोड़ी तकलीफ हुई है, मुझे पता है, मगर वो मेरे हाथ में नहीं थी। आपको जनरल सूरत हाल तो पता ही है। तो क्योंकि लिमिटेड, यार इतनी ओवरवेलमिंग डिमांड है ना, आप इससे अंदाजा करें। ये गवर्नर वाला तो फ्री प्रोग्राम है, जो PI AIC तो वो तो पेड प्रोग्राम है। उसमें हमारे पास बॉय स्काउट्स में क्लास होगी, हमारे पास 800 की कैपेसिटी है, पता नहीं अनलिमिटेड एप्लीकेशन है, और वो लोग अक्लमंद हैं वैसे, क्योंकि फ्री में या पैसे से। अगर मैं आपकी जगह हूं तो ये क्लास 50,000 रुपये महीने में भी पढ़ूं, क्योंकि ये सब दुनिया चेंज होने वाली है। अच्छा, अब वही उसका डिस्कशन है। अच्छा, मैं आपसे अभी जो डिस्कशन करना है वो ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि इसकी फीस होनी चाहिए 50,000 रुपये महीना। अब मैंने आपको कन्विंस करना है कि क्यों होनी चाहिए। ले नहीं रहा बात, डरिएगा मत, ताकि आपको अंदाजा हो कि और पढ़ाई आप सही तरह करें। देखें, जब मेरे वालिद साहब मुझे थप्पड़े मार मार के पढ़ाते थे ना, थप्पड़, तो मैंने कभी पढ़ के नहीं दिया। और जब मुझे खुद समझ में आ गया कि मैं स्पेशल नहीं हूं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो फिर मुझे पढ़ना, खुद ही पढ़ा मैंने। इसी तरह आपका भी है। आपके जब से अंदर से आवाज नहीं उठेगी ना, आपने पढ़ना नहीं है। ये एक फैक्ट है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। आप किसी को फिजिकल काम करा सकते हैं जबरदस्ती गुलाम बना के। आप ये कर सकते हैं कि किसी से कहें कि बर्गर बना दो, वरना अगर नहीं बनाओगे तो गोली मार दूंगा या भूखा मार दूंगा, मगर फिर भी आप पढ़ा नहीं सकते। क्योंकि देखें, आप ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पढ़ाई करने को तैयार नहीं है, सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि ये मुश्किल काम है, फोकस होता नहीं है आपसे। अच्छा, मैं भी इन्हीं लालकों में शामिल था जब तक मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया। अच्छा, मैं इस वक्त आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मुझे इस वक्त पिछले 25-30 साल से मैं यही कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में हम एक रेवोल्यूशन ला सकें, और 25 साल से ये कोशिश है, और अब आस्ता आस्ता लक साथ चलनी शुरू हुई है।
पहले वो ड्यूज मांगता है ना, पहले एक पेमेंट करो। अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, मगर अल्लाह जब मदद करता है जब आप खुद जान लगाने को तैयार हो। तो एआई, मेरे लेफ्ट पे कासिम भाई बैठे हैं, इनको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का भी, पढ़ने का भी, और मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं एआई के इस वक्त पाकिस्तान में। तो कासिम भाई और मैं गाड़ी में बैठे थे, तो मैं इनको, कल या परसों की बात है, तो मैं इनसे कह रहा था कि यार कासिम तुम बड़े लकी हो, और मैं ये आपको कह रहा हूं। तो कासिम चुप रहा। मैंने कहा कासिम एआई अभी आई है, मैं 64 का हूं, और तुम क्या उम्र है? 30 समथिंग है या 30 है? जबकि मैं कासिम भाई से कंपटीशन महसूस नहीं करता। कासिम भाई मैरिड है और माशाल्लाह अभी अभी बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ है। और मैं कासिम भाई की डिग्रियां नहीं बता रहा, वो तो है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि कासिम भाई ने अभी थोड़े दिनों पहले अपनी अम्मी को एक घर भी खरीद के दिया है। हम लोग, हमारे जो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम घर वालों के लिए पढ़ते हैं, हम घर वालों के लिए काम करते हैं और मुल्क के लिए काम करते हैं इंशाल्लाह। मगर पहले तो घर वालों के लिए कर लेना, फिर मुल्क के लिए भी कर लेंगे, मगर वो दोनों एक ही बात है। अच्छा, तो कासिम भाई ने मास्टर्स किया हुआ है डेटा साइंस में फास्ट से, और मैंने 3 डिग्रियां की हुई हैं एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से, और मैं अमेरिका का सीपीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और अमेरिका का सीएमए भी हूं। अच्छा, अब मगर मसला ये है कि जो भी पहले नॉलेज है ना वो खत्म हो गई है, हमें अब नए सिरे से बिल्ड करना है। एक लिहाज से अच्छी बात है। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि ये जंक्शन जो है ना 64 साल की उम्र में आया, पहले आ जाता तो, मगर अल्लाह की मसलहत, कभी सवाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, और उम्र इज जस्ट अ फिगर, असली बात है कि आप मेहनत करने को कितने तैयार हैं। अच्छा, अब आपको जो अगले संडे से क्लास ली जाएगी 7 बजे, वो एजेंटिक एआई की क्लास है, और अभी तक 99% ऑफ द पॉपुलेशन ने, इवन अमेरिका में भी, इसका नाम नहीं सुना। पाकिस्तान में तो फॉर श्योर नहीं सुना, मगर अब जो 2025 में जा रहे हैं तो आप इसी का नाम सुनेंगे अब। अच्छा, ये क्योंकि हम लोग टेक्निकल है और फॉलो करते हैं, तो वो पहले लिमिटेड टेक्निकल कम्युनिटी में बात आती है, फिर वो फैलती है जनरल आम पॉपुलेशन में। अच्छा, कासिम भाई ये बताइए, मैं कह रहा हूं, गार्टनर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, गार्टनर कह रहा है कि एजेंटिक एआई 2025 का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रेंड होगा। क्या चीज? इसको शुरू में प्रोनाउंस करने की मुश्किल होती है, एजेंटिक एआई। ये क्या चीज है एजेंटिक एआई? ओके दोस्तों, मैं अपने तमाम सेशन का आगाज़ शायर मशरिक़ के एक शेर के साथ करता हूँ, और वो शेर कुछ ऐसा है कि मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ मोटिवेशन मिलती है। यकीनन आपको भी उसमें से कुछ मोटिवेशन मिलेगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो कतरा तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ,
सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में आज तक जो कुछ आपने हासिल किया है वो एक कतरे की मानिंद है। इल्म का एक बहुत बड़ा समंदर है जो कि आपने हासिल करना है। मिल जाए जो कतरा तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। आपके ये जो इरादे हैं कि आपको एजेंटिक एआई का एक्सपर्ट बनना है, ये शीशे की मानिंद है। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 के करीब स्टूडेंट बैठे हैं या 2000 कैपेसिटी है मैक्स। तो दोस्तों सबने इरादा किया है कि जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई का एक्सपर्ट बनना है, लेकिन हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। आपके इरादे शीशे की मानिंद है और जितनी भी जिम्मेदारियां आपकी ज़िंदगी में हैं वो ऑब्स्टेकल आपके पत्थर है। आप किसी भी कामयाब इंसान से मिले, उससे पूछे कामयाब कैसे हुए, वो सिर्फ एक जवाब देता है कि मुझे कामयाब होना था, मुझे ये काम करना था और मैंने कर दिखाया। और नॉर्मल इंसानों से मिलें, आपको ज़िंदगी में इतने एक्सक्यूज़ बताएंगे कि मुझे काम भी करना होता है, घर पे आके बच्चों को भी संभालना होता है, स्कूल भी ले जाना होता है। इतने एक्सक्यूज़ वैलिड एक्सक्यूज़ होते हैं, लेकिन वो पत्थर की मानिंद है। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अपने इरादों को इतना मजबूत बना लें कि ज़िंदगी में जो कुछ आप सोचें आप वो हासिल कर लें। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं। आपने ज़िंदगी में जितने भी नेक काम करें, कुछ भी किया, इबादतें बेतहाशा होती हुई आ रही। 1400 साल से 1500 साल से हज, उम्रा और दूसरे मज़ाहिब की भी इबादतें। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मखलूक के लिए कोई एक काम ऐसा कर जाए जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। तो अल्लाह की मखलूक के लिए आप कोई एक ऐसा काम कर जाएं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो दोस्तों एजेंटिक एआई के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखें एजेंटिक एआई, सबसे पहले तो मैं बहुत फास्ट यानी चीज़ों को यहाँ पे मैप करने की कोशिश करूँगा कि एजेंटिक है क्या, बाकी डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले है जहानत, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को दी। तो रियल जहानत जो है उसे हम जहानत कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि रियल बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क यानी जो दिमाग अल्लाह ने दिया है आपको, उसकी बदौलत वजूद में आई। अल्लाह ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल तरीन। उसकी वजह इंसान को जहानत दी। ये चीज़ों को एनालाइज करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑटोनोमस डिसीजन, सेल्फ डिसीजन, इख्तियारात जो अल्लाह ताला की सिर्फ में से एक सिर्फ थे, वो अल्लाह ताला ने इंसान को दिए कि तू डिसीजन ले सकता है। तो वो सिर्फ जो है ऑटोनोमस डिसीजन लेने की, कि इंसान चीज़ों को लर्न करता है, एनालाइज करता है और ख़ुद डिसीजन लेता है, इसको हम कहते हैं जहानत। और शुरू से ही हमारे जो साइंटिस्ट थे वो कोशिश कर रहे थे कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो कि बिल्कुल इंसान की तरह जहानत रखती हो। इसलिए उसको कहा जा रहा है मसनूई जहानत, रियल जहानत नहीं है। ये मशीन अल्गोरिथम के तहत बनाई गई है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। अच्छा, मसनूई जहानत किसकी बदौलत आपकी यानी पॉसिबल है, आपके न्यूरल नेटवर्क, दिमाग की बदौलत। तो 1949 में एक पहला एल्गोरिथम लिखा गया था जिसका नाम था न्यूरल नेटवर्क, और न्यूरल नेटवर्क को 2012 में जाके मैच्योर हुआ। बल्कि नवंबर 2022 इंसानी तारीख का सबसे बड़ा दिन था। दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, व्हील बना, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका चेंज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बनी, आप आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह नहीं सकते। आपकी ऑटोमेशन आई, वो काम जो महीनों में होते थे आज देखें ऑटोमेशन की बदौलत कितना फास्ट हो जाते हैं। इंटरनेट को दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता था कि आप पूरी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं।
तो इंसानी तारीख का इस वक्त का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन अब जो माना जाता है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई यानी मस्नूई ज़हानत के भी मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो आगे हम देखेंगे। उसका जो लेवल 3 है, यानी पहले लेवल 1 अचीव हुआ, फिर लेवल 2 आया और लेवल 3। देखिए पूरी जो जंग है ना, इसको आप समझिए, ये जो जंग थी जिसको हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है मस्नूई ज़हानत। और मस्नूई ज़हानत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है हर वो काम जो कि इंसान कर सकता है। आप जिस तरह हर कंडीशन में, हर इन्वायरमेंट में सब काम कर सकते हैं, इसी तरह अगर मशीन करने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो ये जनरल इंटेलिजेंस नवंबर 2022 में अचीव हुई है। इससे पहले आप जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे या आपके जितने भी मशीन लर्निंग के प्रोग्राम थे वो आपके पास क्या थे दोस्तों? वो लेवल 2 के ऊपर या दूसरे लेवल्स थे। अच्छा, तो अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ, एजेंटिक एआई। जिस तरह इंसान सेल्फ डिसीजन लेता है, इसी तरह एजेंटिक एआई, जो एजेंट का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्चुअल ह्यूमन है। इस वर्चुअल ह्यूमन की सबसे बड़ी खासियत ऑटोनॉमस डिसीजन लेना, खुद से डिसीजन लेना। एजेंट की इस वक्त दुनिया में 2 टाइप हैं, या तो वो हार्डवेयर की फॉर्म में होंगे जैसे कि ह्यूमनॉइड, टेस्ला के आपने रोबोट्स देखे होंगे, तो वो आपके एजेंट फिजिकल एजेंट्स हैं। या वही एजेंट सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो जो कि इंसानों के लिए ईमेल भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं खुद। ऐसा नहीं, अभी तो आप कॉल मैक करते हैं, आप बात करते हैं, आप स्क्रिप्ट बताते हैं, आपने सिर्फ उसको टास्क देनी है कि एजेंट को कहा कि आपको एक सेमिनार अरेंज करना है, वो खुद पोस्ट बनाए, ईमेल करे, मैसेजेस करे, मार्केटिंग करे, सब काम ऑटोनॉमसली खुद करे। तो वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में अगर करता है तो सॉफ्टवेयर एजेंट, और अगर वो हार्डवेयर फॉर्म में, रोबोटिक फॉर्म में करता है तो वो कौन सा है? ह्यूमनॉइड हमारे पास मौजूद है। तो एजेंट में सिंपल कहूंगा वर्चुअल ह्यूमन, जिसके पास इख्तियारात हैं इंसान की तरह, और वो सेल्फ डिसीजन ले सकता है। अगर आप उसको कोई भी काम दे दें तो वो काम हर हाल में कंप्लीट करेगा। एजेंटिक एआई। अच्छा जी, आपने ये देखें, जबरदस्त करते हैं। ये लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑटोनोमस एआई दैट अंडरस्टैंड्स, डिसाइड्स एंड एक्ट्स। इसका क्या मतलब है? हम इन क्लासों में एक ऐसी चीजें बनाना चाह रहे हैं जिसमें इंटेलिजेंस होगी, वो आपसे डायरेक्शन नहीं लेगा, ऑटोनोमस होगी। और दूसरा क्या करता होगा? वो अंडरस्टैंड करता होगा कि आपने क्या उसको टारगेट दिए, फिर करता होगा, डिसाइड करता होगा कि क्या करना है, और फिर वो एक्शन लेता होगा। तो 3 चीजें हुई। एक तो वो ऑटोनोमस एआई है, यानी ऑटोनोमस इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल का लफ्ज छोड़ें। दूसरा क्या है? वो अंडरस्टैंड करता है, वो डिसाइड करता है और एक्ट करता है। देखिए, सिर्फ 2 साल पहले 2022 में चैट जीटीपी आया, उसने दुनिया बदल के रख दी। फिर जेमिनी भी आया और माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट भी आया। जब मैंने भी पहले इस्तेमाल किया ना, तो एकदम मैं हैरान और परेशान हो गया कि यार ये क्या चक्कर है, कोई बंदा बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। और अभी भी मैं जब भी इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं इसको, तो आदत नहीं बनी है, तो मैं खुद परेशान होता हूं कि ये चक्कर क्या है यार। मैं 25, 30, 40 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, मैं हैरान हो रहा हूं, तो अंदाजा करें नया आदमी कितना हैरान होगा। आप ये देखिए कि कितनी तेजी से चैट जीटीपी आगे गया है। नेटफ्लिक्स कितना मशहूर है, 1 मिलियन यूजर करने के लिए ना उसको 3.5 साल लगे। और नीचे देखें चैट जीटीपी
5 दिन में 1 मिलियन यूजर हो गए, 5 दिन में। आप इमेजिन करें ना यार ग्रोथ। इस वक्त आप में से कितने लोग हैं जो ChatGPT इस्तेमाल जिन्होंने किया हुआ है और ओवरवेलमिंग है। ये ग्रोथ है, ये रेवोल्यूशन है, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। 2 साल में सब कुछ बदल गया। अच्छा, इस वक्त ये देखें ChatGPT के पास मार्केट शेयर कितना है? 60% है तकरीबन। फिर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है जो कि ChatGPT को ही इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI का एग्रीमेंट है, वो तकरीबन 15%, तो 60% और 15% 75% तो यही हो गए। फिर गूगल जेमिनी है, तकरीबन 14% उनके पास है, और बाकी छोटे मोटे। एक काबिल जिक्र है क्लाउड AI, इसके बाद थोड़ा है मगर बड़ी तेजी से ऊपर आ रहे हैं। और फिर परप्लेक्सिटी जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया वगैरह में, एशिया में ज्यादा चलता है, पता नहीं क्यों। इसके पास मार्केट शेयर है 5-6% का, मगर ये अमेरिका में कम ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि 3 वेव आई हैं AI की पिछले दिनों में। सबसे पहले 2022 से पहले, नवंबर से पहले प्रेडिक्टिव AI थी। ये तीनों वेव आपने वन आफ्टर द अदर आई हैं। मैं लेवल्स की बात नहीं कर रहा, लहरें आई हैं सुनामी की। कासिम भाई ये बताइए, ये जो 3 सुनामी की लहरें हैं, ये इन तीनों लहरों में क्या क्या चीज आई है? यानी प्रिडिक्टिव AI, जनरेटिव AI दूसरी लहर, और तीसरी क्या? एजेंटिक AI। हम इस क्लास में जो अगले साल की लहर है उस पर फोकस करेंगे सारा। अच्छा दोस्तों, प्रोग्रामिंग की दुनिया जो स्टार्ट हुई, मशीन को मसनूई जहानत देनी थी, तो सबसे पहले सिंबॉलिक AI की वेब आई। सिंबॉलिक AI का मतलब था आप इफ एल्स, जो आप एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इस तरह के कोई भी लॉजिकल सॉफ्टवेयर, उसकी एक लैंग्वेज है, उसके अंदर फार्मूला आप लिखते हैं। वो फार्मूला क्या है? प्रोग्राम किया हुआ है। अच्छा, उस फार्मूले में जब भी इनपुट देता हूं वो हमें आउटपुट देती है। वो सिंबॉलिक AI सबसे पहले थी, यानी मसनूई जहानत उसके पास मौजूद है कि आप उसको डेटा देते हैं, वो आपको आउटपुट देती है। फिर एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ जिसे हम कहते थे मशीन लर्निंग। प्रोग्राम किया जाता था, इंसान जो सोचता था, जो लॉजिक लिखेगा वही कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता था, उससे हटके नहीं। मशीन लर्निंग, इसके नाम से पता चल रहा है मशीन जो है वो लर्न करेगी, अब प्रोग्राम नहीं होगी। पहले मशीन को प्रोग्राम किया जाता था, अब मशीन खुद से सीखेगी, इसलिए उसको हम क्या कहते थे? मशीन लर्निंग। अच्छा, मशीन लर्निंग के अंदर एक और सब फील्ड थी जिसका नाम था न्यूरल नेटवर्क। मसनूई जहानत दिमाग की बदौलत आपका वजूद में आया, तो इंसान के दिमाग जैसा एक और एल्गोरिथम बताया जिसका नाम क्या था? न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क की ये तीनों वेव्स हैं। इंसानी दिमाग की जो मिमिक की गई है या मसनूई दिमाग बनाया गया है, उसकी वजह से ये 3 वेव्स हमारे पास आई। तो मशीन लर्न कर रही थी। अच्छा, मशीन लर्निंग में सबसे पहले प्रेडिक्टिव AI, प्रेडिक्टिव AI या डिस्क्रिमिनेटिव AI भी इसको हम कहते हैं। अब इसको आसानी से समझते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या आती है। आप लोगों ने गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल किया, तो उसमें क्या होता था? आप उसको उर्दू में कोई इनपुट देते थे और उसका आउटपुट इंग्लिश में देते थे। तो मशीन ने सीखा कि इंग्लिश में ये सेंटेंस है, उर्दू में ये सेंटेंस है, तो वो इनपुट और आउटपुट देखते हुए उसको सीखना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले हमने देखा कि गूगल ट्रांसलेटर आपकी पहली वेब की टाइप थी जिसका नाम क्या है? प्रेडिक्टिव AI। गूगल असिस्टेंट आप लोगों ने देखा होगा, आप उससे कोई भी चीज बोलते हैं वो उसको रिकग्नाइज करता है। हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, मैं तो वॉइस में कह रहा हूं, लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट की थी वो भी किसकी टाइप थी? आपकी प्रेडिक्टिव
AI, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होगी, किसी के चेहरे को डिटेक्ट करके बता रहे हैं ये कासिम है या ज़ियाउल्लाह खान है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के या मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन उसके फिल्टर्स हैं, आपके चेहरे को भी बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें जो छोटी छोटी एप्लीकेशन थी, इनको हम कहते थे प्रेडिक्टिव AI। अच्छा, ये बहुत मुश्किल यूँ होती थी कि इसको बनाने के लिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता था, एल्गोरिथम को समझना पड़ता था, मॉडल को सिखाना पड़ता था। जब वो सीखता, यानी 3 साल या 4 साल आपको रखते थे, उसके बाद आपका मॉडल स्टार यानी काबिल होता था कि आप उसको प्रोडक्शन में दुनिया के हवाले कर सकते थे। तो प्रेडिक्टिव AI सबसे पहले 2017 से पहले जितना भी काम होता था वो किस पे होता था? प्रेडिक्टिव AI। 2017 में एक रिसर्च पेपर आता है जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स। डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं 2017 में आया, और उसी की बदौलत आज जितनी भी रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स की बदौलत ही है। तो जनरेटिव AI, देखिए नाम से पता चल रहा है, पहले वो प्रिडिक्ट करती थी, अब मशीन ने बहुत सारा डेटा, दुनिया में जितना डेटा था, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, सारा डेटा उठा के इसको आपने दे दिया और इसको कहा कि अब अल्लामा इकबाल की तरह बात करो। तो यहाँ पे जनरेटिव AI कंटेंट जनरेट करती थी, और ये जनरेट हुआ जो कंटेंट था ये पहले कभी नहीं होता। यानी ये ऐसा टेक्स्ट होता है या ऐसी वीडियो होती है या ऐसी इमेज होती है जो पहले इस दुनिया में मौजूद नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? जनरेटिव AI, जनरेट हुई हुई चीज। पहले प्रिडिक्ट होती थी, जो सीखा हुआ सिर्फ वही प्रिडिक्शन होगी। जनरेटिव AI में इसने वो चीज सीखी ही नहीं है, जितनी नॉलेज इसके पास थी उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इसने कोई नई चीज बना दी। तो जनरेटिव AI ट्रांसफॉर्मर की बदौलत वजूद में आए। इस वक्त दुनिया के जो भी हमारे पास लेवल 1 और लेवल 2 हैं, जो हम आगे देखेंगे, वो जनरेटिव AI में आते हैं। नवंबर 2022 के अंदर जनरेटिव AI का लेवल 1 अचीव हुआ था कि आप इससे इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। तो जनरेटिव AI, अच्छा जनरेटिव AI का फायदा क्या है? आज आप लोग ChatGPT इस्तेमाल करते हैं, सब जिमनाई इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं, जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं आप उसको लिख के देते हैं कि भाई ये फाइल है, इस फाइल में जाओ, जितना डेटा उसको पढ़ो और उसकी समरी या ग्राफ्स बना के दे दो। तो जनरेटिव AI में इस्तेमाल करने के लिए यूजर को कोई भी ट्रेनिंग नहीं करना पड़ती, डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ जाओ और इस्तेमाल करो। दुनिया का बेस्ट दिमाग जो है O1 LLM जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो कौन सा है? O1। तो जनरेटिव AI की बदौलत आपके पास दुनिया का बेस्ट दिमाग आ गया है, जो कि इंसान की तरह, आपने स्लाइड के बिल्कुल शुरू में देखा था कि भाई क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है, डिसाइड करना, फिर एक्ट करना है। बड़े बूढ़े एक मिसाल देते हैं, सोचो, तोलो और फिर बोलो। तो सोचो, तोलो और फिर बोलो वाली अगर काबिलियत मशीन में आ जाए तो वो कहलाता है एजेंट। तो जनरेटिव AI के अंदर जो हमारे पास O1 रिसेंटली इसी ईयर यानी आपके लॉन्च हुआ है, तो O1 जो है स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट ओपन AI का सिर्फ एक ही है दुनिया में जो इंसान की तरह सोचता है, तोलता है और फिर बोलता है, रीजनिंग इंजन के साथ। तो जनरेटिव AI की जो लेवल है कि आप इससे जो भी सवाल करेंगे ये उसके ऊपर सोचेगा, एनालाइज करेगा, रिसर्च करेगा, फिर आपको लाके जवाब देता है, वो है जनरेटिव AI। अच्छा, अब जनरेटिव AI जो है वो दिमाग है, दुनिया का बेस्ट दिमाग। उससे किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बात करेंगे वो आपको जवाब देगी, सोचो, तोलो और फिर बोलो के तहत। लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, देखिए आपके पास दुनिया का बेस्ट दिमाग है, लेकिन उस दिमाग के साथ अगर आप अपने हार्डवेयर, अपने जो भी अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दी हुई हैं, हाथ पाँव वगैरह इस्तेमाल ना करें तो बेकार है। अल्लाह ताला ने दिमाग तो दिया है, उस दिमाग की बदौलत ऑटोनोमस डिसीजन खुद लेना, ये जनरेटिव AI के पास इख्तियारात नहीं थे। तो एजेंटिक AI में क्या हो रहा है कि ये एक मसनूई इंसान है जिसके पास ऑटोनोमस डिसीजन लेने की पावर है। तो ये अभी भी जो दिमाग इस्तेमाल कर रहा है जनरेटिव AI का, जनरेटिव AI को इस्तेमाल करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑटोनोमस एक्शन लेना। तो इसके पास दुनिया का बेस्ट दिमाग है। मैंने यहाँ पे एक रोबोट खड़ा कर दिया, हमने कहा कि सेमिनार आपने करना है, आपने लाइफ को मैनेज कर लिया। अब कुछ भी हो जाए, वो लाइफ की जो भी वीडियोज हर चीज को खुद मैनेज कर रहा है।
हमने सिक्योरिटी के ऊपर एक ह्यूमनॉइड लगा दिया और उसको कहा कि भाई ये सेमिनार हो रहा है, आपको सिक्योरिटी जो भी यानी चीज़ें हैं वो चीज़ें देखनी है पॉलिसी के तहत। तो वो ह्यूमनॉइड खुद ऑटोनोमस डिसीजन, किस वक्त किसको रोकना है, किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना, ऑटोनोमस डिसीजन वो खुद लेने लग जाए। तो एजेंटिक एआई का मतलब ये है कि इसके पास इख्तियारात आ गए, ये खुद डिसीजन लेगा। तो अब प्रेडिक्टिव एआई, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती थी। 3 साल 4 साल 5 साल लगाने के बाद आप एक छोटा सा मॉडल बनाते थे जो दुनिया के हवाले कर सकते थे। एजेंटिक जनरेटिव एआई में हमने देखा चैट जीपीटी वगैरह आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, सीधा जाएं उसको लिख के बताएं कि एक तस्वीर जनरेट कर दें, एक वीडियो जनरेट कर दें, एक आर्टिकल लिख दें, एक ईमेल लिख दें, ये मेरे पास डेटा है इसको प्रोसेस कर दें, एनालाइज कर दें, ईडीए कर दें, वो सब काम आपको कर रहा है। तो दुनिया के लिए आसान हो गया, लेकिन आपको लिख के बताना पड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, आपने एक एजेंट बना दिया, मींस कासिम का मैं एक एजेंट बना दूं। तो जिस तरह कासिम सेमिनार ले रहा है, टीचिंग कर रहा है, अपने मुख्तलिफ काम कर रहा है, तो कासिम के अगर एजेंट्स बना दिए जाएं और कासिम की लेवल की जो इंफॉर्मेशन है उसको बता दी जाए, जिसे हम कहते हैं नॉलेज ग्राफ। तो अगर कासिम की नॉलेज ग्राफ जिंदगी में जो कुछ इसने सीखा हुआ है उस एजेंट को मैं दे दूं, तो वो एजेंट बाकायदा कासिम की तरह ही बिहेव करेगा, कासिम का पर्सोना होगा और वो सेमिनार भी करेगा, वो पढ़ाएगा भी, वो काम भी करेगा। तो एजेंटिक एआई वर्चुअल ह्यूमन। अच्छा, हमने देखा कि तीन वेव्स आए, 3 लहरें हैं। नंबर 1 लहर क्या है? प्रिडिक्टिव एआई, जो ये 2022 से पहले थी, नवंबर से। फिर एजेंटिक एआई, और अब 2025 में जनरेटिव एआई, और 2025 में अब एजेंटिक एआई। अच्छा, अब सवाल ये है कि एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई में फर्क क्या है? जो 2022 को चीज आई और जो 2025 में चीज आ रही है, इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, आप जनरेटिव एआई में कंटिन्यूसली इंसान दखल अंदाजी कर रहा होता है। आप अगर प्रॉम्प्ट लिखेंगे नहीं तो वो जवाब नहीं देगा। एजेंटिक एआई में नहीं है, आप उसको एक दफा गोल दे दें फिर वो खुद संभालेगा। और एजेंटिक एआई में क्या होगा कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करेगा, जबकि जनरेटिव एआई सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट को रिस्पॉन्ड करेगी। अब इसको करने के लिए, जनरेटिव एआई को भी और एजेंटिक एआई को भी करने के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट है, एआई की फैक्ट्रियां चाहिए होंगी। आप जो चैटजीपीटी से बात कर रहे हैं ना, पीछे जो चीज चल रही है वो एआई फैक्ट्री है। और एआई फैक्ट्री क्या करती है? एक डेटा सेंटर है जिसमें लाखों सर्वर लगे हुए। अच्छा, सर्वर का मतलब है कंप्यूटर, सर्वर कोई खास इलामी चीज नहीं है। मगर अब एआई फैक्ट्री में वो जीपीयूज लगे हुए, क्या कहते हैं उसको? जनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स। इनको दूसरे अल्फाज में एक्सेलरेटर भी कहते हैं, कि ये पैरेलल काम करते हैं, फास्ट कर देते हैं काम को। तो हमारे पास, हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं जहां बिजली बनाने की फैक्ट्रियां हैं, एआई बनाने की भी फैक्ट्रियां होंगी। आपके एआई के मोबाइल एप्स को और वेब एप्स को एआई एजेंट्स रिप्लेस कर देंगे। अभी आप ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर से पूछें तो कहेगा वो एप्लीकेशन या तो वेब बना रहा होगा या मोबाइल बना रहा होगा। आइंदा जब आप 2026 में आएंगे तो ये एआई एजेंट बना रहा होगा। अच्छा, एआई एजेंट में जो सबसे खास बात है, एक चीज कहलाती है टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग क्या है कि अभी तो आप एक प्रॉम्प्ट पूछते हैं चैटजीपीटी को, वो जवाब दे देता है। अब वो फंक्शन कॉल करेगा, फंक्शन जवाब में, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि यार इस वक्त
पाकिस्तान का वेदर कैसा है कराची का, तो वो क्या कहेगा, वो आपको जवाब देगा कि यार एपीआई की जो आपने कही थी कि एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल है इंटरनेट पे, प्लीज वो मुझे लाके दें। क्या लाके दें? फंक्शनैलिटी लाके दें। जैसे क्या, मुझे लेटेस्ट वेदर का डेटा लाके दें, ताकि मैं जवाब में, जो अगला जवाब दूं ना, उसमें मैं पूरा इंग्लिश में लिख के या उर्दू में लिख के बताऊं कि ये चीजें। तो हमें क्या करना है? हमें ये टूल कॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो सिर्फ जवाब ना दे, बल्कि ये बताए कि ये काम मुझे करके दो या ये एक्शन लो। अच्छा, अभी तक हम जो इस्तेमाल करते थे, कहते थे चैट जीपीटी बड़ा अच्छा है। वो किस लिहाज से? यूजर के लिहाज से। हमें क्या करना है? हमें चैट जीपीटी, ये फंक्शन कॉलिंग जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाई है आपको, टूल कॉलिंग भी कहते हैं उसको। यानी वो सिर्फ जवाब ना दे, बल्कि उल्टा पूछे कि मुझे ये लाके दो, ये इंफॉर्मेशन लाके दो, और फिर असली जवाब वो अगली दफा दे। देखिए, वरना तो कैसे हो सकता है? सब कुछ डेटा तो नहीं होगा ना चैट जीपीटी के पास। आपके घर में मैं एक तस्वीर भेजूं, मैं उसको, आपके गेट पे कोई आया है, चैट जीपीटी को जोड़ दूं मशीन से, वो कहेगा ना आपसे कि यार मुझे उसकी तस्वीर लाके दो जो गेट पे खड़ा है। वरना अच्छा, फिर वो देख के आपके घर वालों की जो सारी, फिर वो कहेगा सारे घर वालों को देगा और सब मैच करेगा, यार ये घर वाला नहीं है, तो फिर जवाब देगा कि इससे पूछो क्या नाम है इसका और क्यों आया। और अगर आपका घर वाला निकला तो फौरन दरवाजा खोल दो। इस वक्त मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया एआई फैक्ट्रीज, उसमें नंबर 1 कौन है? ये नाम पता होना चाहिए आपको। एनवीडिया, जो जीपीयूज बनाती है, एक्सीलरेटर्स बनाती है। फिर मॉडल और प्लेटफॉर्म्स, इसको मॉडल्स कहते हैं। चैट जीपीटी जो है एक मॉडल है, जिससे आप सवाल पूछते हैं वो जवाब देता है। वो कौन सा है सबसे ज्यादा? ओपन एआई है और माइक्रोसॉफ्ट है मेन, और भी दूसरी छोटी छोटी। और अभी हमारा जो फोकस वो तीसरे वाले एरिया पे, ये देखें जो खाली पड़ा हुआ है पूरा, हमने इस पे एप्लीकेशन बनाने हैं। ये देखिए, अब जरा सा गौर करें। कासिम भाई, ये लेयर समझाइएगा। असल में हमने बहुत तेजी से आगे जाना है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा मवाद है। 10 बजे कुछ नहीं, हम सुबह 5 बजे तक भी बोलते रहे ना, फिर कभी सिर्फ 90 तो स्लाइड्स हैं। अच्छा, ये सारी स्लाइड्स आपने आज जाने से पहले पहले, अगर जिसको नहीं पता है वो दूसरे से पूछ के, वो जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप का, उसमें सब्सक्राइब करके जाना है। कितने लोग हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे? जो नहीं है करके जाओ ना भाई। उस पे मैंने ये स्लाइड्स का लिंक भेजा हुआ है, तो आप घर जाके फिर इसको रिवीजन करते हैं। देखें, आज तक आप अगर नालायक स्टूडेंट थे मेरी तरह के, तो भूल जाए, आइंदा नहीं होना है। जो गुजर गया वो तो उस पर रोना तो फायदा नहीं है ना, जो कल गुजर गई। आइंदा प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। अच्छा कासिम भाई, ये समझाइए कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है और ये एआई का स्टैक क्या है? अच्छा दोस्तों, अगर हम इसको देखें, सबसे ऊपर लेयर के ऊपर होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो इंटरफेस जिसे यूज़र इस्तेमाल करते हैं। तो भाई फेसबुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आप उस एप्लीकेशन पे जाते हैं और फेसबुक के जितने फीचर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबके टॉप के ऊपर जो भी हम एजेंटिक बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, कुछ नाम यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, आप एक एक को जाके चेक कर सकते हैं। वो एजेंटिक बेस्ड, एजेंटिक बेस का मतलब है आप उसको टास्क दे दें कि मुझे पढ़ाना है 2000 स्टूडेंट को, टॉपिक है एजेंटिक एआई, और उसके ऊपर मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ बताना चाह रहा हूँ, चाहे वो लेवल 3। वो खुद रिसर्च करेगी, नोट्स बनाएगी, एनिमेशन बनाएगी और बेतहाशा चीज़ें कर सकती है। तो एजेंटिक एआई बेस कुछ एप्लीकेशन होगी, इवन यही एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हो।
बहुत सारी दुनिया में एजेंटिक एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बन रही होगी, तो आप लोग जो बनाएंगे वो एजेंटिक एआई बेस्ड क्या होंगी एप्लीकेशन, ताकि यूजर्स इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मेन पर्पस है आपका एजेंट। तो भाई एप्लीकेशन के नीचे जो होगा असल चीज जो आपको डेवलप करना है वो क्या है, एजेंट। और एजेंट बनाने के लिए इस वक्त जो सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं या फिर हमारे पास फ्रेमवर्क है जिनके ज़रिए हम एजेंट बना सकते हैं, तो यहाँ पे एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर्स, यानी जिसके ज़रिए हम एजेंट बना सकते हैं, एजेंट के फ्रेमवर्क भी हम इसको कह सकते हैं। एक है LangChain और इसी का सब यानी आपके पास प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है LangGraph। तो LangChain और LangGraph की मदद से आप बहुत कॉम्प्लेक्स एजेंट भी जो हैं वो बना सकते हैं। एजेंट का मतलब है वर्चुअल ह्यूमन। आपने उसको टास्क असाइन कर दी, रोल असाइन कर दिया, तो जैसे इस सिस्टम को चलाने के लिए मुख्तलिफ रोल्स या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मौजूद हैं, तो मल्टी एजेंट्स भी हो सकते हैं कि सरजिया अलग हैं, अमीन आलम अलग हैं, दानियल अलग हैं, इसी तरह मैनेजमेंट अलग है। तो ये क्या है, मल्टी एजेंट्स, और हर एजेंट अपना काम कर रहा है और काम करके एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो आप जो एजेंट बनाएंगे वो मुख्तलिफ आपके पास फ्रेमवर्क है, आप अगर इसमें महारत हासिल कर लें तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना सकते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब है ऐसे स्टार्टअप जिसके अंदर 1 बिलियन रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, 1 बिलियन, ठीक है, डॉलर की बात हो रही है, रुपीस की नहीं। तो LangChain को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, CrewAI की मदद से एजेंट्स बना सकते हैं और AutoGen की मदद से भी आप बना सकते हैं। तो मतलब हमें पता चला कि एप्लीकेशन जो बनी हुई है उन्होंने भी LangChain, LangGraph, CrewAI इन सबको इस्तेमाल करते हुए किया है। तो हम LangChain, CrewAI, AutoGen और इस तरह के मुख्तलिफ क्या है फ्रेमवर्क्स हैं वो सीखेंगे। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो हमें पता है कि एजेंट खुद से कुछ भी नहीं है। अगर इंसान का दिमाग उससे निकाल दिया जाए तो उसकी यानी एजेंटिक जितने यानी टूल्स हैं, चीज़ें, वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे फाउंडेशन मॉडल्स हमारे पास मौजूद है, दिमाग। तो दुनिया के जो बेस्ट दिमाग LLMs बने हुए हैं वो OpenAI ने सबसे ऊपर बनाया हुआ, जो कि O1 है, सोचो तोलो और फिर बोलो वाला है। थोड़ा स्लो तो है। अच्छा स्लो क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेगा। आप नॉर्मल LLM से बात करते हैं ChatGPT 4o से, तो वो क्विक आपको जवाब दे देगा, क्योंकि वो 1 गो में जो उसको पास इंफॉर्मेशन है वो आपको देगा जवाब। जैसे एक छोटा 10 साल के बच्चे से आप कोई भी सवाल करो, क्विक जवाब देता है। तो उसने सवाल सुना, रिएक्ट यानी वो क्या करता है, एक्शन करता है, ठीक है। तो आप उसके सामने जो भी टास्क उसको देते हो वो फौरन एक्शन करता है, या एक्शन का रिएक्शन करता है, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास OpenAI, एंट्रोपिक, मेटा, जो सर्जिया ने मुख्तलिफ नाम लिए थे, जिमनाई, कोपायलट, स्लाइड नंबर 2 पे हमने देखे थे, वो फाउंडेशन मॉडल है। उन फाउंडेशन मॉडल को इस्तेमाल करते हुए LangChain, LangGraph, CrewAI से हम एक वर्चुअल ह्यूमन बनाएंगे, और वो वर्चुअल ह्यूमन आपके लिए कोई काम करेगा, तो आप या यूजर जो उसको टास्क देंगे वो एप्लीकेशन की मदद से होंगे। अच्छा, फिर ये जो आप ये चीज़ें बना रहे हैं एजेंट, तो भाई एजेंट मेरे लैपटॉप में थोड़ी चलेगा, दुनिया के लिए अवेलेबल करना है, पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर सके। तो लेयर नंबर 4 के अंदर क्या है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज बनाई, पूरी दुनिया के लिए अगर अवेलेबल करना है तो उसको हम क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास AWS है, गूगल क्लाउड है, एज़्योर है, स्नोफ्लैक है, और इसके अलावा भी बेतहाशा क्लाउड मौजूद हैं। AWS क्लाउड की दुनिया में सबसे आगे, ठीक है। तो हम कोई भी क्लाउड, यानी आपने एक सॉफ्टवेयर एजेंट बना दिया, सारी चीजें आपने बना दी, दुनिया के लिए अवेलेबल करना है, कहाँ रखूंगा मैं उसको, क्लाउड के ऊपर। अच्छा, इन क्लाउड के ऊपर भी पहले जो आपकी प्रोसेसिंग होती थी, आपको पता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, और वो उसके दिमाग हर काम CPU कर रहा होता था। CPU जो भी काम करता था वो सिक्वेंशियल होता था। सिक्वेंशियल का मतलब है सीक्वेंस में क्यू लगी हुई है, पहली टास्क, दूसरी टास्क, तीसरी टास्क, एक वक्त में एक काम करता था।
फिर उसकी मुख्तलिफ कोर्स आ गई थी, तो उन कोर्स की मदद से वो पैरेलल प्रोसेसिंग, लेकिन उसकी कोर्स लिमिटेड थी, वो आपके कुछ हंड्रेड्स हो सकती। फिर आपका 2007 में एक कंपनी आई जिसने दुनिया का पहला जीपीओ हार्डवेयर बनाया, और ये जो हार्डवेयर था इसके अंदर मिलियंस ऑफ कोर्स होती हैं, और इसका पर्पस यानी जीपीओ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बनाया गया था, ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए, गेमिंग के लिए। तो ये जो आपके पास जीपीओ बना, ये जनरेटिव एआई की दुनिया में जितना भी काम है उसको पैरेलल प्रोसेस करवा सकता है। यानी वही काम अगर आप सीपीयू से करवाएं, मे भी 50 दिन ले, और वही काम मैं एनवीडिया या आपके पास एडीएम, इंटेल, इनके जीपीयू की मदद से करवाता हूं। इस वक्त दुनिया का जो बेस्ट जीपीयू है वो एनवीडिया बना रही, ठीक है। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, 3 ट्रिलियन की रेवेन्यू उसका है, नेटवर्थ रखती है। तो एनवीडिया जो है वो क्या बनाती है, जीपीयू। अब चाहे ओपन एआई काम करे, गूगल जिमनाई काम करे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज, कौन से उसके ऊपर, फाउंडेशन मॉडल्स के ऊपर, उन सबको क्या चीज चाहिए दोस्तों, जीपीओस चाहिए। और जीपीओस जो इस वक्त सबसे बेस्ट बना के हमें दे रही है वो कौन है, एनवीडिया। तो इसे हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर। आपको कोई भी जनरेटिव एआई बेस्ड काम प्रोसेस करवाना है, अगर फास्ट करवाना है, वो काम जो 50 दिन में हो रहा है 5 मिनट में करवाना है, तो कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल करेंगे हम, जीपीयू। तो जीपीयू बेस्ड बैकएंड के ऊपर आपके क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो आखिरी जो काम प्रोसेस करके देगा वो जीपीयू हमें करके देगा। तो अब लेयर देखते हैं, आम लोग, पूरी दुनिया की पब्लिक जो इस्तेमाल करेगी, हम एक एप्लीकेशन बना देंगे, उस एप्लीकेशन के पीछे हम एजेंट बना रहे हैं, तो वो क्यूआई, लैंग्राफ या फिर ऑटोजेन की मदद से होगा। आपने जो एजेंट बनाया है पूरी दुनिया के लिए डिप्लॉय करना है, नहीं उसका जो दिमाग है, एजेंट तो डिसीजन लेता ना, इख्तियार आते हैं, लेकिन उसका जो दिमाग है उसके लिए फाउंडेशन मॉडल चाहिए, और वो फाउंडेशन मॉडल सबसे बेस्ट जो है वो कौन सा है, ओवन। वो किस तरह काम करता है, सोचो, तोलो और फिर बोलो के तहत काम करता है। तो ओपन एआई ओवन सबसे बेस्ट है। फिर उसको दुनिया के लिए डिप्लॉय करना है कि पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर उसको डिप्लॉय करते हैं, और क्लाउड के ऊपर जो फाइनल प्रोसेसिंग आपकी होती है, जो हार्डवेयर उसको प्रोसेस करता है, वो हार्डवेयर क्या होता है आपका, सेमीकंडक्टर्स को कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है आपका जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा जी, जल्दी से नीचे की लेयर सेमीकंडक्टर लेयर है। अभी एएमडी सबसे आगे, सॉरी एनवीडिया सबसे आगे, एएमडी नंबर 2 है, इंटेल बेचारा सबसे पीछे रह गया, जबकि सीपीयू में इंटेल सबसे आगे था। तो पहली लेयर सेमीकंडक्टर, दूसरी डेटा सेंटर्स यानी जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें AWS, फिर उसके बाद फाउंडेशन मॉडल। फाउंडेशन मॉडल ChatGPT हो सकता है, मेटा का हो सकता है जो व्हाट्सएप में चल रहा है आपका। फिर उसके ऊपर एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, हम जो सीखेंगे वो लैंड ग्राफ और क्रू एआई सीखेंगे, और उसके ऊपर हम एप्लीकेशन बना रहे होंगे जो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसमें है। अब आप कहें कि यार मैंने LLM बनाना है, अबे मेरे भाई $2 बिलियन का बनेगा, बिलियन, पाकिस्तान 1 बिलियन गवर्नमेंट के पास तो है नहीं, आप कह रहे हैं 2 बिलियन का मैं बनाऊंगा। हमें उसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ वर्टिकल मार्केट्स कौन सी होती हैं, मुख्तलिफ की कंपनियां, मिसाल के तौर पे मैकडोनल्ड के लिए सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे फिशिंग का सॉफ्टवेयर, ये जो एजेंट्स हैं ये बनाने हैं हमें। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या हैं, बाय 2030 $13 ट्रिलियन सिर्फ इसमें इस्तेमाल होगा। $13 ट्रिलियन सिर्फ किस में इस्तेमाल होगा, बाय 2030 सिर्फ एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई का इतना बड़ा मार्केट शेयर है। और अगर पूरी मार्केट देखा जाए, हेल्थ केयर, सबसे खतरनाक मिलिट्री एप्लीकेशन, एंड ये सारी चीजें, ये तो
$100 ट्रिलियन का मार्केट है। अच्छा, हमने अच्छा फिर सिर्फ रेवेन्यू नहीं, प्रोडक्टिविटी जो इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी, यानी कम काम करके ज्यादा रिटर्न आ सकता है। वो जीडीपी दुनिया की जितनी भी है प्रोडक्शन है वो 7% इंप्रूव कर जाएगी। और सिर्फ इस साल जो अभी आ रहा है 2025, $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। इसका नतीजा क्या निकला? ये जो मैंने आपको सारी प्रोजेक्शन, हमारे जितने दोस्त हैं जो पुराने टेक्नोलॉजीज पे फ्रीलांसिंग कर रहे थे उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? पहले तो यार वो कुंजैन सा बच्चा था ना, सॉफ्टवेयर जो बनाते थे हम, ऐप जो है उसकी कोई सोच थोड़ी थी, दिमाग थोड़ी था, दिमागलेस ऐप थी। जो भी आप एक तरह से रिपोर्ट था, आपने उसको कहा ये कर दो तो वो ये कर देती थी ऐप, ये कर दो ये कर दी, ईमेल डिलीट कर दो। अब के जमाने में ईमेल में खुद पढ़ के जवाब भी तजवीज कर रहा होगा आपको। अच्छा, अब ये बड़ा डेलिकेट मौजू है। वो क्या है? दो चीजें हैं इसका नतीजा। नंबर 1, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड क्रिएशन। देखें, 40% जो पुरानी किस्म की नौकरियां हैं, इवन सॉफ्टवेयर वालों की, छुट्टी या मसाइल, मगर नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी जिसके लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। एजेंटिक जो फिजिकल है, गाड़ियां भी फिजिकल आने वाली हैं, तो ड्राइवरों की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त अमेरिका में भी 1 मिलियन ड्राइवर हैं जो ट्रक चलाते हैं। पाकिस्तान में भी कितने लोग हैं जो ये इनसे रोजी कमाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। उनको मसाइल होंगे, वो फिजिकल एजेंट्स हैं। और दूसरा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जिनको आता है वो बहुत पैसे कमा रहे होंगे। अभी जैसे पाकिस्तानी कहते हैं क्या हमें $25-20 मिलते हैं वर्ल्ड मार्केट में घंटा, या $2 जो बिल्कुल ही बेकाम कर रहे हैं, और गोरे को मिलते हैं $200। भाई ये कोई जान के नहीं है, ये इसलिए है कि आपको कुछ आता नहीं है, आपका एजुकेशन सिस्टम ने आपको तबाह किया हुआ है और आपने खुद भी अपने आप पे टाइम नहीं लगाया। तो एआई टैलेंट का बहुत डिमांड आने वाली है। और अमेरिका में तो $2 लाख तक का, आपको $2 लाख बहुत होते हैं भाई। 300 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे नंबर भी समझ में नहीं आता कितना है। इस वक्त पाइथन के अभी जाइए लिंक्डइन पे 1.2 मिलियन जॉब्स हैं, 12 लाख जॉब्स, ओपन जॉब्स। ये अभी जाके चेक करें लिंक्डइन पे। ये देखें, गिटहब जो है ना, एक रिपोजिटरी है जहां पे सारे लोग अपना कोड रखते हैं, उसमें पाइथन नंबर 1 हो गई है। 24 में देखें पाइथन नंबर 1 है। सबसे ज्यादा ग्रोइंग लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन है, जो आपको अगले हफ्ते से सिखाई जाएगी। तो इसलिए डीलापन नहीं करना भाई, सिर्फ आपका मसला नहीं है ये। देखें, मैं हल्ला गुल्ला वाला बंदा हूं, कराची का बंदा हूं, मजाक हर चीज में होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आदमी को अगर आखिरी टाइम भी आ गया ना तो मुस्कुराते हुए जाना चाहिए, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मगर सीरियसनेस और प्रोफेशनलिज्म ना हो ना। अभी कासिम भाई रास्ते में मुझे कह रहे थे कि इनका एक को वर्कर है, वो अभी न्यूजीलैंड चला गया है, वो तक ये कह रहे हैं कि मैं उसको फिर हायर करना चाह रहा हूं। क्यों कासिम भाई? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल।
आपको कोई भी टास्क अगर दे दी जाए ना, जब तक इस्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेने नहीं आते आपने वो चीज़ डिलीवर कर दी। अच्छा, नॉर्मली हम पाकिस्तानियों का हाल ये है कि हम कोई भी टास्क आपको दे दें, अच्छा सर मैं ये कर दूंगा, जब आपसे मीटिंग होगी इतना आप लाइक एनर्जेटिक होंगे कि यार ये आज सारे काम मुझे करके दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट डे जब आपकी नेक्स्ट मीटिंग होती है इतने सारे एक्सक्यूज़ हमें बताता है कि बंदा बोलता है यार वाकई मजबूर तरीन इंसान है, क्या करें। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई काम दे दिया जाए, अब कुछ भी हो वो रिसर्च करके लाएगा, कहीं भी स्टक होगा उसके ऊपर रिसर्च करके मुझे बताएगा मैं इस जगह पे स्टक हूँ, काम लाजमी करेगा, स्ट्रगल लाजमी करेगा। तो उनमें से एक स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट भी थे इस्लामाबाद के, और प्लस फिर मेरे साथ कोलीग, मैंने उनको हायर भी किया, उनका नाम है नुमान। तो नुमान को अगर मैं कोई भी टास्क दिया करता था, मैं भी अभी वो लाइव सुन भी रहा हूँ, तो जब भी मैं उसको कोई टास्क दिया करता था, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, वो रात के 4 बजे तक लगा रहता था और सुबह मुझे बताया सर ये काम रह गया और ये रिसर्च मैंने करी, यहाँ मैं स्टक हो रहा हूँ। फिर उसकी जो भी आगे चीज़ें होती थी गाइड किया, वो काम कर लिया करता था। तो ये एटीट्यूड अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो यकीन जानिए दोस्तों, सिर्फ जॉब की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों में आप कनेक्ट हैं, चाहे आपके रिलेशन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई शख्स आपको छोड़ने को तैयार नहीं होगा। मेरी वालदा ने 50 साल तक हमें खाना खिलाया, 3 टाइम। मेरे अब्बा 2 बजे खाना खाते थे। एक दफ़ा नहीं हुआ 50 साल में कि उस वक्त खाना ना तैयार हुआ, एक दफ़ा। अगर पैसे नहीं थे, मेरे बाद फौजी आदमी थे, ज़्यादा तनख्वाह तो थी नहीं और ईमानदार भी थे, अभी वैसे उनको काम आ रहा होगा वहाँ कि ईमानदारी, जिन लोगों ने बेईमानी की है वो सब भुगत रहे होंगे वहाँ। तो अंडा बना के क्या, ऑमलेट आपके घर पे ही होता होगा, अगर टाइट है दाल। बात ये नहीं है, बात ये है कि वक्त पे डिलीवर करना। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको घर पे खाना नहीं मिला हो? मैं तो एक दफ़ा भी नहीं हुआ। मैं तो जब अमेरिका पहुंचा मैं तो समझता था कि ये कोई मशीन बनाती है भाई, खुद ब खुद होता है यार। जब बनाना पड़ा तो पता लगा। तो एकदम, और पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा कमी है। अब जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट देखें, सीधी लाइन है, यूं चढ़ रही है। देखिए, ये बड़ा अफसोस की स्लाइड है। जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट्स पे सबसे ज्यादा अमेरिका है, दूसरे नंबर पे कौन है? अच्छा, हमें इंडिया से हसद नहीं करना। कमजोर लोग हसद करते हैं कि दुश्मन के तोप में कीड़े पड़े। हमें ना लड़ाई करनी आती, कुछ भी करना नहीं आता। बदवाएं थोड़ी देते हैं दुश्मन को, कर तो आगे कुछ। तीसरा देखें, हांगकांग है। देखिए यार, अब छोटा सा मुल्क है, करने वाला होना चाहिए यार। और ये जो डॉकर है, डॉकर का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लाउड का, ये बताता है कि क्लाउड भी ऊंच चढ़ रही है। जैसे जैसे आपने देखा था ना अभी पिछली स्लाइड में कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, इस वक्त जो भी आप एआई का एप्लीकेशन बनाते हैं वो डॉकर में लगा के आप क्लाउड पे लगाएंगे। तो डॉकर क्लाउड नेटिव एआई कहलाती है ये। तो क्लाउड नेटिव एआई और एजेंटिक एआई दोनों साथ चढ़ रहे हैं इस वक्त। जितनी भी कंपनियों को ना काम मिल रहा है, जब भी तो हमारे पाकिस्तानियों को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि जो स्टार्टअप्स को काम मिल रहा है 90% ऑफ पैसे कहाँ मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं? उन कंपनियों को मिल रहे हैं जो कि एआई पे काम कर रही हैं या एआई से दूसरी चीजें बना रही हैं वर्टिकल मार्केट्स में। वर्टिकल मार्केट क्या होती है? एक तो हॉरिजॉन्टल, मतलब जीमेल एक हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल से मतलब है वो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्टिकल मार्केट में अगर मैं सिर्फ मेडिसिन डॉक्टर्स के लिए, जैसे मेरे साथ कासिम भाई जो बैठे में, ये मेडिसिन हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो ये वर्टिकल मार्केट कहलाएगा। तो 90% जो काम है इस वक्त एआई बेस्ड काम है। हर कंपनी एआई बेस्ड काम कर रही है। इससे फायदा क्या है? आपके पास फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है, नौकरी का तो मैंने बता ही दिया कितनी ग्रोथ है।
और ये देखिए, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, टॉप पे सबसे ऊपर उसका लिखा हुआ होगा हमने जनरेटिव एआई में क्या किया, क्योंकि इस वक्त कोई और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इसको कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें शामिल होना है। पहले वाले कौन से थे? जैसे स्टीम इंजन का था, बहुत सारी रेवोल्यूशन आए, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा एआई का रेवोल्यूशन होगा। अच्छा, जो जर्नी है ना एआई की, वो 3 चीजों से पॉसिबल हुई है। कासिम भाई, ये कौन सी 3 चीजें जिनकी वजह से जनरेटिव एआई, जो कि बेस है एजेंटिक एआई की, वो पॉसिबल हुई है? जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था, मगर जल्दी से जरा सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हमने बात की थी। मस्नुई दिमाग 1949 में लिखा गया था, 2012 में रिफाइन हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मर 2017 में लिखा गया, और उसकी बदौलत आपका ये एल्गोरिथम इम्प्रूव होता गया। अच्छा, कैसे इम्प्रूव हुआ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ANN था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो जनरल पर्पस है, कोई भी टास्क उसको दें वो सीख लेता है, लेकिन वो जनरल पर्पस है। इसका एक और सब एल्गोरिथम, जो कि दिमाग जैसे देखने का एक पर्टिकुलर हिस्सा है। तो इंसानी दिमाग जब देखता है वो Z फॉर्म में चीज़ों को देखता है, जिसे हम कहते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्व करते हुए एनालाइज करता है Z फॉर्म में। अच्छा, तो ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आपका बना, जो कि CNN कहलाता है। टेक्सचुअल डेटा को पढ़ने के लिए इन्होंने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बनाया, LSTM बनाया, GRU बनाया। अब मैं इतनी ज्यादा डिटेल में जा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पावरफुल जो एल्गोरिथम था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की मदद से आप जो भी चीज सीख रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क जो सीख रहा है, वो बिल्कुल इंसान की तरह सोचना, तोलना और बोलने वाली जो पावर है, वो पावर इसमें आ गई। किसकी बदौलत? ट्रांसफॉर्मर की बदौलत। तो न्यूरल नेटवर्क दिमाग है, इस दिमाग का एक सब पार्ट आप कह लें, या इसका सब एल्गोरिथम कह लें, जिसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क है, इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि रियल नहीं है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दूसरा आपके पास ट्रांसफॉर्मर, आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ही सब एल्गोरिथम है, जो कि एडवांस चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। तो 2 एल्गोरिथम है, एक डिफ्यूजर मॉडल और ट्रांसफॉर्मर। इसकी बदौलत जनरेटिव एआई का वजूद आया। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो है जीपीयू सीपीयू। हमने देखा था एक वक्त में एक काम करता है। तो ये काम जो होते थे भाई, 50-50 दिन लग जाते थे मॉडल को सीखने में, ट्रेन होने में। लेकिन जब पैरेलल प्रोसेसिंग जीपीयू के साथ कनेक्ट किया गया 2009 में, सबसे पहले एनवीडिया 2007 में जीपीयू बनाती है, 2009 में ये न्यूरल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब ये न्यूरल नेटवर्क के साथ हम इससे प्रोसेसिंग करवाते हैं, वो काम जो 50 दिन में होता था, आज वो 5 मिनट में हो जाता है। तो सोचिए जरा किस लेवल की पावर दिमाग के पास प्रोसेसिंग करने के लिए आ गई। तो दिमाग 1949 में लिखा गया, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसका एडवांस एल्गोरिथम जो था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ही, उसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर। और ये कब लिखा गया? 2017 में। 1949 और 2017 की जर्नी। और फिर मेन जो आपके पास प्रोसेसिंग करने के लिए पावर है, जो कि आपकी मसल्स का काम, जैसे आपके दिमाग की जो मसल्स हैं, क्विक, उसको जितना बादाम पिस्ते खाएंगे उतना दिमाग अच्छा काम करेगा। तो इसी तरह जीपीयू वाला आपका दिमाग है, जिसने बादाम पिस्ते खाए हुए, और उसको कोई भी टास्क दी जाती है वो क्विक डिसीजन ले लेता है, बहुत फास्ट प्रोसेस करता है। तो फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए जो हार्डवेयर हमारे पास मौजूद है वो जीपीयू। इन 3 चीजों की बदौलत हमारी रेवोल्यूशन वजूद में आई, या जनरेटिव एआई वजूद में आई। अच्छा जी, अब ये ना जीपीयू, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, देखें न्यूरल नेटवर्क है, उसका एक सब क्लास है, जैसे अभी कासिम ने कहा, ट्रांसफॉर्मर्स। और ये चलता किस पे? जीपीयू पे। ये इसके ह्यूमन ब्रेन की तरह चलता है। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन को पहले देखें, अगले वाला कंप्लीट नहीं किया हुआ। अच्छा, रिफ्रेश।
अच्छा, हम क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को तो आपको दिखाते हैं, एक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और एक है दिमाग वाला। ये जरा कॉपी करिएगा, लिंक जरा से दिखाइएगा। ये ह्यूमन ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से 2 न्यूरॉन, आपका जो दिमाग है ना, वो सारे न्यूरॉन कलेक्टेड है, मगर हमने ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं है। इंटरनेट फेसबुक का वाला पेज, मेरे ख्याल से वो फेसबुक को उन्होंने माशाल्लाह, चलें कोई बात नहीं। ये है, अभी आएगा। बहुत माशाल्लाह इतना तेज कर दिया ना, पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने कहा कि ज्यादा तेज ना हो जाए कहीं इंटरनेट, तो स्लो कर दो इसको। माशाल्लाह, छोड़िए। अच्छा जी, आगे चल जाएंगे। अच्छा जी, न्यूरल होते हैं ना जो दिमाग में, वो छोटे छोटे कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आप अगर दिमाग की, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको भेजूंगा, घर जाके आप देख लीजिएगा, तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी न्यूरॉन और ये बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जाहिर बात है वो फिजिकल है, ये सॉफ्टवेयर में। तो ये लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क्स की, ये फैसले करते हैं, यही दिमाग प्रोवाइड करते हैं। और जो जीपीयू है वो आपको एआई का मसल प्रोवाइड करता है। सारा जो चल रहा होता है ना, ये न्यूरल नेटवर्क्स, वो जीपीयू के ऊपर चल रहे होते हैं। वैसे तो इंसान के केस में तो वो गोश्त पोश का सारा है ना आपका, उसके अंदर होपफुली। अच्छा, तो हमने क्या देखा था, 3 चीजें थी, ये बहुत समझना जरूरी है। एक क्या चीज, अल्लाह भला करे, पहली चीज हमने क्या कहा, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स को, इंसान के दिमाग को देख के इंसानों ने क्या किया कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए। छोटे छोटे आप सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दूसरा वाला क्या है, जीपीयूज हैं। जीपीयू नीचे वाली लेयर है सबसे। जीपीयू के ऊपर क्या चल रहा है, न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नेटवर्क एक तरह का न्यूरल नेटवर्क क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये 3 चीजों की वजह से जीपीयू पॉसिबल हुआ। कनेक्टेड तो होता है लेकिन नेट नहीं, वहां से नहीं आ रहा, तो मेरे नेट का भी हो सकता है। सर खान वाई वाला कैसे कनेक्ट करता है, वाई वाला डायरेक्ट यानी यूएसबी में कनेक्ट होगा। यूएसबी कैसे आएगा, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ? हम इसी बीच लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा तो उसको लोकल भी रहे ना। अच्छा जी, तो हमने क्या चीज देखी थी, हमने क्या चीज देखी थी, हमने देखी कि 3 चीजें जेनरेटिव एआई ने पॉसिबल कराई। वो क्या था, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल पे नेटवर्क एक खास किस्म का न्यूरल नेटवर्क है, वो ट्रांसफॉर्मर्स है। और इन सब किस चीज पे चल रहे हैं, जीपीयू पे चल रहे हैं। अच्छा, आगे हर किस्म की इंडस्ट्री में जीपीयू काम आ रहा है, हर किस्म की इंडस्ट्री में। अच्छा, अब ये जरा सा देखने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर 1.0 क्या था? सॉफ्टवेयर 1.0 ये था जो पहले का सॉफ्टवेयर होता था। आप क्या करते थे,
ह्यूमन कोडिंग प्लस डेटा, एक्स क्या है, डेटा है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, कोड है। आपने कोड लिखा और उसको डेटा दिया और उसके जवाब में सीपीयू ने क्या किया, आपको जवाब दे दिया। वाई जो है ना आउटपुट है। ये पहले सॉफ्टवेयर था। प्रोग्रामर क्या करते थे, प्रोग्रामर लिखते थे सॉफ्टवेयर कोडिंग, और फिर जब वो चल रहा होता था तो यूजर उसमें डेटा देता था तो वो आउटपुट दे देता था। ये सॉफ्टवेयर 1.0 था। सॉफ्टवेयर 2.0 क्या है, अब क्या है कि आपके पास इनपुट भी देते हैं आप उसको और आउटपुट भी दे देते हैं, वो प्रोग्राम आपको लिख के दे देता है। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। इनपुट और आउटपुट देते हैं, ये सॉफ्टवेयर 2.0 हो गया। अब इस वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल रही कि सॉफ्टवेयर 1.0 लिखने वाले हैं लोग। सॉफ्टवेयर बदल गया पिछले 2 साल में और आइंदा और बदलेगा। ये तरह से समझाइए, ये 100 टाइम्स कैसे बढ़ जाता है, ये ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस क्या चीज़ है। अच्छा, अभी तक हमने जीपीयू सीखा, ट्रांसफॉर्मर सीखे, न्यूरल नेटवर्क सीखे, अब हम 2 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस। ये क्या है? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा पूरी दुनिया में जितना भी डेटा है, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज, चैट जीपीटी ने दिसंबर 2023 तक का जितना डेटा है वो O1 को सिखा दिया। तो उसने क्या किया, कोई भी आर्टिकल, उसमें किस चीज़ की समरी है, उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर बात की है, तो इनपुट एक्स है और आउटपुट उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको सीखनी है, इंसान सुपरवाइज करके उसको सिखाता है। तो इनपुट आउटपुट पूरी दुनिया का जितना भी डेटा है, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, चाइनीज, तो सारी की सारी चीज़ें जो है इनपुट आउटपुट देते हुए हम मॉडल को ट्रेन करवाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग, जो कि कौन सा पार्ट था, मशीन लर्निंग का। पीछे आपने देखा कि हम उसको डेटा देते जा रहे हैं और मशीन उसको सीखती जा रही है। तो आपने ये चीज़ देखी कि अगर यही काम मैं सीपीयू पे ट्रेनिंग करवाता तो ट्रेनिंग का जो टाइम आता 50 दिन आते, मे भी 3 साल आते पूरे डेटा को। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग करवाने के लिए एक और हार्डवेयर जो 2009 में कनेक्ट किया गया था न्यूरल नेटवर्क के साथ, उसका नाम क्या था, जीपीयू। तो जीपीयू के जरिए जब आपने ट्रेनिंग करवाए, 50 दिन का काम 5 मिनट में हो रहा है। तो कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं फास्ट। तो आपने मॉडल को ट्रेन करवाया, मॉडल क्या कर रहा है, सीखता जा रहा है। जो सीखने का अमल है या जो उसकी नॉलेज है, जितनी जिंदगी में, यानी वो ट्रेनिंग के दौरान चीजें सीख रहा है, या आपके पास जिंदगी में जो कुछ आप सीखते जा रहे हैं वो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, वो आपका ट्रेन मॉडल है। तो आपने पूरी जिंदगी में जो आपको इनपुट आउटपुट मिलता जा रहा है, आपका एल्गोरिथम आपके दिमाग के अंदर जो जीपीयू की मसल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बहुत फास्ट सीखता जा रहा है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, जब आपकी ट्रेनिंग हो गई, जिंदगी में जो कुछ आपने सीखा है, अब आप उसको इस्तेमाल करेंगे उस नॉलेज को। तो ये जो नॉलेज है जिसे हम कह रहे हैं ट्रेन मॉडल, इस ट्रेन मॉडल को हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन बना के बैकएंड पे दुनिया के लिए अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, कासिम ने या जिंदगी में जो कुछ आपने सीखा है, या तो आप अपने स्टार्टअप के लिए काम करेंगे या किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो फंक्शन ऑफ एक्स आपकी क्या है, काम करने के लिए वो मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो अब इस काबिल है। अच्छा, अब क्या होता है, हम उससे सवाल करते हैं। देखिए, जिंदगी में जब भी आपको मैं कोई चीज सिखाता हूं, ट्रेनिंग, अभी आपने जो कुछ सीखा हुआ है जिंदगी में, मैं अगर आपसे सवाल करूं और आप अपनी उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए मुझे जवाब दें, तो अपनी उस पुरानी नॉलेज में जो आपने सीखा हुआ है उसमें से कोई चीज़ ढूंढने के अमल को, प्रोसेस करने के अमल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्फ्रेंस करना। मैं बोलता हूं भाई आपके दादा का नाम क्या है, तो आपके पास नॉलेज है ना, आपने अपने शजरे के अंदर उस नॉलेज की हायरार्की को देखा और देखा कि मेरे वालिद के फादर का नाम क्या है, वो नाम आप मुझे बता देंगे। तो ये जो आपसे मैं कोई भी सवाल करता हूँ, आपके पास जो नॉलेज है, चाहे वो एजुकेशन की हो, फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो, उसमें से वो इंफॉर्मेशन ढूंढ के मुझे जवाब देने का जो अमल है
वो अमल क्या कहलाता है आपका दोस्तों? इन्फ्रेंस करना। अच्छा जी, तो ट्रेनिंग क्या चीज़ है? ट्रेनिंग वो चीज़ है जिस तरह बच्चे को आप ट्रेनिंग देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसको तो कुछ नहीं पता, उसको पॉटी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और फिर जब हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं फिर वो काम का बन जाता है। उसको कहते हैं, जो वैसे तो इंसान बन जाता है, मगर वो इंसान से आप क्या करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं तो जवाब देता है, उसको इन्फ्रेंस कहते हैं। तो दो फेजेज हैं मॉडल्स के, एक ट्रेनिंग का फेज है और एक इन्फ्रेंस का फेज है। पहले तो यह इंसानों के साथ भी ये होता है। तो हमने ये देखा कि ट्रेनिंग में वो, जैसे आपने लैंग्वेज सिखानी शुरू की उसको, गालिब के, इकबाल के, सबके शायर, मीर तकी मीर के, सारे उर्दू के नसर निगारों के, सब फीड किया उसमें, ये ट्रेनिंग हो गई। फिर उससे कहा आप एक शेर लिख दो, ये इन्फ्रेंस हो गया। जो ये ट्रांसफॉर्मर्स है ना, ये वो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। इस वक्त हमारे पास माशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे पास 4 इंटरनेट कनेक्शन हैं और सब इतना तेज चल रहे हैं कि कोई हद ही नहीं। अच्छा भाई, इसको ना लोकल पे ऑफलाइन मोड में अब तो हो गया, चलो आगे चल के ना हम इसको ऑफलाइन मोड में कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमने ये देखा, अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। वो क्या है? डू और डाई। ये इस वक्त अमेरिका की जो सारी टॉप कंपनी है ना, वो इस कॉन्सेप्ट पे चल रही है कि या तो भाई एआई करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, ये सिर्फ आपका इंडिविजुअल मसला नहीं है। अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बात समझ नहीं रही है, और पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार है वो ये बात समझ नहीं रहे। इस वक्त जो लोग समझदार लोग हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका और चाइना, इस वक्त जबरदस्त किस्म का कंपटीशन कर रहे हैं। इलॉन मस्क अभी गया था बाइडेन के पास कि भाई हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट दो डेटा सेंटर चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी बिजली नहीं है। तो उन्होंने कहा यार हमारे पास भी नहीं है, ये पावर प्लांट तो अब होते होते टाइम लगेगा, तो ये करते हैं कनाडा के पास बहुत बिजली है, कनाडा से बिजली ले लेते हैं। क्यों? जो मुल्क एआई में पीछे रह जाएंगे वो, अच्छा अब जो एआई की रेस है ना, वो कहां से शुरू हुई थी? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस से शुरू हुई थी, आर्टिफिशियल जनरल एजीआई की तरफ जा रही है और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। कासिम भाई ये बताइएगा, अच्छा सुपर इंटेलिजेंस तो साइंस फिक्शन है, कि ये नैरो इंटेलिजेंस से एजीआई की तरफ ये कैसे हमने लिया, और ये एजीआई क्या बला है? देखिए, मसनूई जहानत की जंग चल रही थी, तो मसनूई जहानत जो इंसान चीज़ें सीख सकता है, डिसीजन ले कर सकता है, सब काम कर सकता है, ये लेवल एकदम से तो अचीव नहीं हो सकता था। तो पहला लेवल जो डिसाइड किया मशीन लर्निंग का कि भाई छोटे छोटे काम, हर वो काम जो इंसान विद इन अ सेकेंड कर सकता है। मैं किसी को भी चेहरा देख के 1 सेकेंड में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या 1 सेकेंड के भी हज़ारवें लाखों हिस्से में मैं आपको पहचान लेता हूँ।
ठीक है, आप जो बात मुझे कह रहे हैं एक सेकंड में मैं समझ लेता हूं वर्ड क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी काम थे जो विद इन अ सेकंड आप परफॉर्म कर सकते थे। नैरो का मतलब है पर्टिकुलर, कोई छोटा सा काम करने की सलाहियत। तो मशीन ट्रांसलेशन बनाई गई, उसका काम यह था कि सिर्फ वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकती थी, नैरो इंटेलिजेंस। ड्राइवरलेस कार बनाई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको ले जा सकती है, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती। इसी तरह इंस्टाग्राम के और बेतहाशा आप एप्लीकेशन देख रहे थे जिसके अंदर नैरो इंटेलिजेंस थी, यानी छोटा सा काम करने की सलाहियत, सिर्फ वही काम कर सकती। तो नैरो इंटेलिजेंस, यहां तक ये कहानी आपको समझ आ गई। फिर आया जनरल इंटेलिजेंस। नवंबर 2022 से पहले जनरल इंटेलिजेंस को सिर्फ ये कहा जाता था हर वो काम जो कि इंसान कर सकता है, अगर मशीन करने के काबिल हो जाए उसे हम कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस, AGI। AGI का मतलब हर वो काम जो कि इंसान परफॉर्म कर सकता है अगर मशीन करने के काबिल हो जाए, तो उसे हम कह रहे हैं मसनूई ज़हानत का, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, लास्ट जो है वो सुपर इंटेलिजेंस, या फिर आप कह रहे हैं कि सुपर इंटेलिजेंस वो लेवल जो कि इंसान से भी ज़्यादा पावर आ जाए, इंसान से ज़्यादा नई चीज़ें ईजाद, बेतहाशा वो चीज़ें होंगी। और एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी का मतलब है साइंस फिक्शन मूवीज़ में आप देख रहे हैं कि भाई दुनिया, रोबोट्स, बेतहाशा ऐसे ऐसे इनोवेशन, रिसर्च, या इंसानों से ज़्यादा अगर इनके पास पावर आ जाती है डिसीजन लेने की, काम करने की, उसे हम कहते हैं ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड है जो कि क्या कहलाता है, सिंगुलैरिटी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे लोग बाद में आए हैं, जो भी इस वक्त आज आया है उसको ऑन साइट प्रोग्राम में एडमिशन दे दिया है। आपकी पहली क्लास अगले संडे से 7 बजे होगी इसी वक्त। और इसके लिए शर्त क्या है, आपने अटेंडेंस जरूर रिकॉर्ड करा दें। देखें, ये जनरल ओपन नहीं है, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं जब भी आपको इनविटेशन भेजा था। वरना तो अगर हमने ऐसे ही ओपन किया तो यहाँ तो फिर पिछली दफा 5 लाख आए थे, अब 10 लाख आ जाएंगे, फिर कौन संभालेगा उनको। तो इस वक्त आप जाने से पहले पहले कोई ऐसा बच्चा है जिसने अटेंडेंस नहीं लगवाई अपनी जाने से पहले पहले, बल्कि अभी जाके पीछे लगवाए, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन बंदा। वरना तो यार वो अगली क्लास में 5 लाख आदमी आ जाएगा, फिर क्या होगा। अच्छा, अभी तक हमने कहा था 3 लहरें आई हैं AI की। क्या थी? एक, सबसे पहले प्रिडिक्टिव AI, फिर जनरेटिव AI, फिर एजेंटिक AI। अच्छा, अब AI के 3 लेवल है, सॉरी 5 लेवल है जिसमें ये काम हो रहा है। सबसे पहले 2022 में क्या हुआ, लेवल 1 हुआ, चैटबॉट बने। फिर लेवल 2 हुआ। लेवल 2 में क्या था, ये बताइएगा कासिम भाई कि ये नया मॉडल आया है O1, ये रीजनिंग करता है, इसको सिस्टम 2 थिंकिंग भी कहते हैं। तो ये था। फिर तीसरा क्या था, एजेंटिक AI, जो अभी आएगा 2025 में। और फिर क्या है, लेवल 4 जो है वो इनोवेशन है, और लेवल 5 क्या है, पूरी कंपनी चला सके। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं पहले 3 लेवल की कर रहे हैं, अभी जरा सा उनको। अच्छा, ये फ्रंटियर मॉडल है। कासिम भाई को मैं मुश्किल वाला दूंगा, आसान वाला खुद कर लेता हूं। चैट GTP वगैरह क्या है, लेवल 1 है, हमने लेवल 1 अचीव कर लिया। इस वक्त हम प्रोसेस में लेवल 1 में ये कंपनी है, और भी है हजारों, मगर ये जो टॉप में है वो ये लेवल 1 कंपनी है। इनको कहते हैं फ्रंटियर LLMs। फ्रंटियर से मतलब है जो बिल्कुल सबसे आगे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और अब जो है
वो लेवल 2 पे हम बात हो रही है। कासिम भाई ये लेवल 2 क्या बना है और ये इन प्रोसेस है। एज ऑफ नाउ आप पढ़ते जाएंगे और लेवल 2 आता जाएगा। देखें, O1 या स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट के ऊपर OpenAI काम कर रहा था और वो जो शुरू में मैंने वर्ड बोला था, सोचो, तोलो और फिर बोलो, ये लेवल जो है वो आपका कहलाता है रीजनर्स। रीजनर्स का मतलब है आप किसी भी बुर्दबार इंसान से अगर बात करते हैं तो वो अपनी हर बात को बहुत सोच के बोलता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देता। और इवन आप बड़े बड़े लाइक स्टीव जॉब वगैरह को भी देखें, उससे जब सवाल किया जाता है 20 सेकंड का पॉज उसने लिया। आप यूट्यूब पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखेंगे 20 सेकंड, सॉरी, तो 20 सेकंड का पॉज उसने लिया जो सवाल उसने किया उसके जवाब देने के लिए। सोचो, तोलो और फिर बोलो, ये लेवल अचीव करना था। इन्होंने इस लेवल को अचीव करने के लिए जो O1 के ऊपर इन्होंने काम किया, इसका पूरा रिसर्च पेपर है। जिस दिन ये आया था उसकी मैंने पूरी वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट की बना के डाली थी, जिसमें रिसर्च पेपर की एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया। तो लिंक्डइन के ऊपर वो मौजूद है और फेसबुक पे भी। तो इन्होंने क्या किया, देखिए, पुराना वाला जो आपके पास मॉडल था LLM, आप क्या करते थे, प्रॉम्प्ट करते थे। LLM के पास क्या, सवाल करने को कहते हैं प्रॉम्प्ट। LLM से मैं जो भी सवाल करता हूँ वो क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट किसके पास गया, LLM के पास। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो सर जी ने अभी आपको मॉडल्स दिखाए थे, OpenAI, जिमनाई, कोपायलट, वो डायरेक्ट आपको क्या देता था, आंसर। अच्छा, उस आंसर को कि आंसर सही है या गलत है, हम उसको दोबारा से कहते थे कि भाई इसको क्या करो, इम्प्रूव करो। अच्छा, अब ये पुराना तरीका था, खैर ये इस डायग्राम पे नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ऐड की, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, चेन ऑफ थॉट्स, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी बदौलत रीजनर्स वजूद में आया। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही कंपनी है जिसने अचीव किया है, वो है O1। सोचो, तोलो और फिर बोलो। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है और चेन ऑफ थॉट्स क्या है। फास्ट ट्रैक में बताऊं, वरना ये कम से कम 1 घंटे का पूरा लेक्चर है। देखें, इंसान चीज़ों को सीखता है, सीखने के अमल को यानी सीखने के मुख्तलिफ मराहिल हैं, तरीके हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाता हूं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को लाइक कनेक्टर कहते हैं। तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाया जाए और उसके बारे में बताया जाए, तो जो शख्स आपको चीज दिखा रहा है, इनपुट और उसका आउटपुट बता रहा है, वो आपका कहलाता है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइज लर्निंग यूट्यूब से सीखते हैं, किताब से सीखते हैं, कहीं से भी जहां पे इंसान ने या किसी मशीन ने आपको सिखाने के लिए उसका इनपुट और आउटपुट बताया हुआ, सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग, मैं आपको कोई भी डेटा दूं, आप खुद से उसको क्या करें, प्रोसेस करके आप बताएं। जैसे कि लीगो ब्रिक्स जो आपके खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, तो लीगो ब्रिक्स के अंदर क्या है, आपके कलर्स वगैरह होते हैं, वो किस तरह ब्लॉक आपस में कनेक्ट होते हैं। वो डेटा मैं अगर आपको दूं तो आप खुद से देख के बताएंगे, सर इसके कलर के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, इसके साइज के हिसाब से हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो वो कहलाता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तीसरा वाला जो है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सीखने का अमल। नासिहा मत कर नसीहत दिल मेरा घबराए रे, उसको दुश्मन जानू में जो मुझे समझाए रे। तो ये तीसरा वाला जो लर्निंग का अमल है ना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अगर आप इस शेर को समझ लेना, पूरी जिंदगी आपको ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग याद रहेगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। इसके अंदर 5 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले मॉडल, जिसे हम एजेंट भी कहते हैं, या फिर दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा एनवायरनमेंट से डेटा रिसीव करना, उस पर एक्शन परफॉर्म करना, उस पर रिवॉर्ड मिलना। ये 5 चीज़ें शामिल होती हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, देखें, नासिया मत कर नसीहत दिल मेरा घबराए रे, उसको दुश्मन जानू में जो मुझे समझाए रे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको जब भी कोई चीज़ समझाई जाती है ना, आपके जो बहुत मुखलिस करीब तरीन रिश्ते होते हैं वो आपको समझाते हैं। तो जब मैंने नई नई बाइक सीखी थी तो पापा ने मुझे कहा, वो कहते हैं अक्सर लोगों की काली ज़बान होती है, तो लाइव शायद पापा भी सुन भी रहे होंगे, तो अक्सर लोगों की काली ज़बान होती है। इसका क्या मतलब होता है कि वो जो बोलते हैं हो जाता है। तो जब मैं बाइक लेके फर्स्ट टाइम निकला, पापा ने कहा बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना,
अक्सर कुत्ता वगैरह सामने आ जाता है तो आप स्लो चलाना। एक दफ़ा बोला, मैं तैयार होने लगा, फिर दोबारा उन्होंने दोहराया। तीसरी दफ़ा जब मैं निकलने लगा, फिर दोबारा उन्होंने यही वर्ड दोहराए, सेम। जवानी का जोश था, गाड़ी आपने ली 125 आपके पास, स्टार्ट की, चौथा गियर, और फिर जो एक्सीलेटर होता है वो स्पीड भी आपको कम लगती है, 8 क्लास 7 क्लास। तो जब मैंने वो बाइक चलाई, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सामने आया कुत्ता। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैं उससे पहले निकल जाऊंगा, उसने कहा कि मैं इससे पहले निकलूंगा। तो क्या हुआ, नासिया मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए रे, उसको दुश्मन जानू में जो मुझे समझाए रे। तो उस वक्त तो बड़ा कड़वा लग रहा था कि यार पापा बार बार डांट क्यों रहे, लेकिन जब वक्त के हाथों हमने सीखा तो वो लर्निंग आज ऐसी लर्निंग है कि ज़िंदगी में अब कोई भी जानवर, इवन इंसान भी सामने आ जाता है तो मैं 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर से भी अगर मुझे दिख रहा है तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर आपका जो सिस्टम है वो वक्त के हाथों सीखना जो होता है उस तरह सीखता है। क्या करता है, आप इसको कोई भी इनपुट दें, जैसे कासिम M1 मोटरवे पे खड़ा हुआ है, ये इन्वायरमेंट, और क्या है, आप इन्वायरमेंट रोड है, मोटरवे, और कासिम एक एजेंट है जो LLM है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, मैन बीच रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, सामने से NLC का ट्राला आ रहा है। अब इसका एक्शन क्या है कि ये उस ट्रॉली को देख रहा है कि यार कितना खूबसूरत है, पाकिस्तानी जो आपके यानी नक्शो निगार उस पर बनाए जाते हैं उनके अंदर खो गया। ट्रक सामने आता जा रहा है, मेरा एक्शन है कि मैं उसके नक्शो निगार में खो गया, उसको ऑब्जर्व करूँ। करीब आया, टकराया, कोलिजन हुई, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी। वो चोट लगना रिवॉर्ड है, और वो चोट का दर्द ऐसा होगा कि अब सामने से साइकिल भी गुजरेगी तो आप साइड में हो जाएंगे। ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें एनवायरनमेंट शामिल है, एजेंट शामिल है, उसके ऊपर वो कुछ डेटा रिसीव करता है, उस पर एक्शन परफॉर्म करता है, और उसके ऊपर फाइनल आपको मिलते हैं रिवॉर्ड। तो इन्होंने सबसे पहले रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो एल्गोरिथम है LLM के साथ कनेक्ट किया। दूसरी चीज़ है चेन ऑफ थॉट्स। मैं जब भी आपको कोई, इसके अंदर रिएक्ट एक लाइब्रेरी, एक पैकेज इन्होंने बनाया पाइथन का, इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा गया 2021 के अंदर ऑलमोस्ट। तो रिएक्ट के तहत क्या होता है, मैं जब भी आपको कोई टास्क देता हूँ ना, सोचो, तोलो, फिर बोलो, तो आप क्या करते हैं, पहले आपने सिर्फ इनपुट दिया, उसका आउटपुट आता था, बस कहानी खत्म। इन्होंने जो ऐड किया वो क्या किया, चेन ऑफ थॉट्स। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ प्लस क्या हो रहा है, चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स, जब आप सवाल करते हो उसका जो जवाब आता है, उस जवाब को आप दोबारा से सोचते हो, क्या ये जो सवाल किया है और ये जो जवाब है वाकई वैलिड है या नहीं। हो सकता है कि इस जवाब के लिए और मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत हो, तो वो दोबारा क्या करता है, दोबारा से जो उसका आंसर आया है वो कहता है कि नहीं अभी सही नहीं आया, दोबारा इसके ऊपर रिसर्च करो, फिर उसका जवाब आया, फिर रिसर्च करो, फिर उसका जवाब आया, फिर रिसर्च करो, जब तक कि वो खुद मुतमईन नहीं होता, अपने काम को बार बार अच्छी तरह से तस्दीक ना कर लें तो उसको आगे ना पहुंचाएं। हदीस पाक का मफहूम है कि जिस चीज़ की तस्दीक ना हो उसको आगे आप ना पहुंचाएं। तो अगर उसके तहत चेन ऑफ थॉट्स को हम देखते हैं तो आप अपनी जो भी आपके पास आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर अच्छी तरह रिसर्च करते हैं, थिंक करते हैं, बार बार उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद जब आप खुद मुतमईन हो जाते हैं तो फाइनल क्या देते हैं, आप आंसर देते हैं। तो आप किसी को भी डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, अच्छी तरह तस्दीक करके चेन ऑफ थॉट्स के तहत आप जवाब देते हैं। अच्छा, तो लर्निंग करते वक्त, ट्रेनिंग करते वक्त भी ये चीज़ शामिल है। प्लस आप जब अभी O1 को इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल जो प्रॉम्प्ट आप करते हैं वो मुश्किल से 1 सेकेंड में आपको जवाब देता है। ChatGPT 4 हो या आपके पास ChatGPT 3.5 टर्बो, जितने भी Gemini, Copilot बहुत फास्ट रिप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप O1 से बात करते हैं, O1 क्या करता है, थिंकिंग करता है, और वो थिंकिंग करने में 30, 18 या 25 सेकंड लेता है। उसकी वजह वो अपने जवाब के ऊपर क्या करता है, चेन ऑफ थॉट्स, बार बार थिंक करता है सही है या नहीं, रिसर्च करना, दोबारा से वैलिडेट करना। जब वो खुद मुतमईन हो जाता है फिर वो आपको फाइनल जवाब देता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ चेन ऑफ थॉट्स को कनेक्ट किया गया, और फिर इन्फ्रेंस, जब मॉडल आपका ट्रेन हो गया तो जब आप अभी भी इससे बात करते हैं तो चेन ऑफ थॉट और इन्फ्रेंस होती है जो कि आपको आंसर देती है।
ये जो सोचने वाला अमल है कि जब भी आपसे कोई सवाल किया जाए, हमेशा कहते हैं ना कम्युनिकेशन का रूल है कि सवाल को अच्छी तरीके से समझें, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी वर्डिंग कंप्लीट होने दें। जब वो अपनी बात कंप्लीट करें फिर आप उसको सोचें, थिंक करें और फिर उसके जो परफेक्ट रिस्पॉन्स है वो अपने माइंड में बनाएं और फिर उसको जवाब दें। आपको रिएक्शन नहीं करना, एक्शन का रिएक्शन नहीं करना कि क्विक जवाब दे दो। तो पाकिस्तान में नॉर्मली लोग बोलने में तो मास्टर हैं लेकिन फालतू बोलते हैं। फालतू से मतलब कि क्विक रिएक्शन, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन काम का नहीं होता। हजरत अली ने कहा ना कि आप बहुत सोच के सोचें, तोलें और फिर बोलें। तो जब आप सोचते हैं, तोलते हैं और फिर बोलते हैं तो आप इतना परफेक्ट और मैच्योर बोलते हैं कि सामने वाला उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ है ट्रेनिंग होने में चैन ऑफ थॉट, प्लस जब आप उससे सवाल करते हैं इन्फ्रेंस करते हुए भी चैन ऑफ थॉट्स जो है वो शामिल है। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है रीजनिंग। तो रीजनिंग दो चीज़ों की बदौलत वजूद में आई। पहली चीज क्या है दोस्तों? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नासिया मत कर नसीहत वाली या वक्त के हाथों सीखने वाली जुमला अगर आपको याद है। और चैन ऑफ थॉट, सोचो तोलो और फिर बोलो वाला भी पार्ट शामिल कर दें ट्रेनिंग में भी। और जब आप जवाब दें, यानी सीखते वक्त तो आप बहुत ध्यान से चीजें सीख रहे होते हैं लेकिन जब आप काम करने जाते हैं तो बहुत एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। एक्शन रिएक्शन वो काम खराब कर देता है, जल्दी का काम शैतान का। लेकिन चेन ऑफ थॉट्स के तहत कि जो भी आपको काम दिया जाए उसके ऊपर अच्छी तरह रिसर्च करें, बार बार उसको वैलिडेट करें और फिर जो फाइनल आपको जवाब देना वो जवाब दें। तो चेन ऑफ थॉट्स इन्फ्रेंस के वक्त भी शामिल कर दें। अच्छा, इसमें सिस्टम 2 थिंकिंग का कहा गया है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, जब भी आप कोई चीज रिसर्च कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड, गाड़ी आप जब फर्स्ट टाइम चलाना सीखते हैं तो आप जब फर्स्ट टाइम आपको गियर, क्लच, एक्सीलरेटर, एक एक चीज के ऊपर कितना फोकस करना पड़ता है, कितनी दफा गलती करते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीखते हैं इनिशियल वीक्स में आप एक एक चीज को बहुत फोकस होकर डिसीजन ले रहे होते हैं। उस वक्त जब कोई चीज आप सीख रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड, अभी देखिए मेरा दिल भी धड़क रहा है, मेरी आंखें भी काम कर रही हैं, मैं चीजें सुन भी रहा हूं। इनको कंट्रोल करने के लिए मेरा दिमाग जो है, कॉन्शियस माइंड नहीं काम कर रहा, सबकॉन्शियस यानी वो ट्रेन हो गया, खुद ब खुद काम करता रहता है। अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो मुझे उसको सीखना नहीं पड़ता, एनालाइज नहीं करना पड़ता, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, 10 काम और भी कर रहा होता हूँ। तो कहने का मकसद है सिस्टम 2 थिंकिंग। तो अगर आप कोई नई चीज रिसर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड जो आपको रिसर्च करनी है, नई चीजें फाइंड करनी है, उसके ऊपर काम करें। और जो चीज आप बार बार कर लेते हैं, जिस चीज के लिए एक्सपर्ट आप बन जाते हैं, उसको अपने कैशे में रख लेते हैं। और जब भी वो रेवल के सवाल किए जाते हैं, आप उसका क्विक आप क्या कर सकते हो, एक्शन का रिएक्शन दे सकते हो फास्ट ट्रैक में। जिस चीज के आप एक्सपर्ट हैं, अगर पाइथन के या दुनिया की किसी भी चीज के, एक्सेल के, तो आप उसके इतने एक्सपर्ट होते हैं कि रात के 2 बजे भी कॉल करके आपको उठाएं और आपसे सवाल पूछें, आपको एक जवाब दे देंगे। तो सिस्टम 2 थिंकिंग, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जिस तरह इंसानी दिमाग काम करता है उसी तरह इसका सिस्टम 2 थिंकिंग वाला पार्ट भी शामिल किया गया। तो 3 चीजें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दूसरा चैन ऑफ थॉट्स, और आप जो दिमाग काम करता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, तो वो आपके पास क्या है दोस्तों, क्या नाम है, ये तीनों चीजों को सिस्टम 2 थिंकिंग। तो इनकी बदौलत हमारे पास जो लेवल 2 है वो अचीव हुआ है। और सिर्फ एक ही एल्गोरिथम है जिसका नाम क्या है, O1। कौन सी कंपनी है इसके पीछे, ओपन AI। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, जो रीजनर्स है ना ये सिस्टम 2 थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम 1 थिंकिंग क्या है, जो फौरी तौर पे आप फैसला कर लेते हैं। भाई आप पे कोई फायर करेगा आप एकदम बचेंगे ना, तो ये सिस्टम 1 थिंकिंग है। मगर अगर आपसे पूछेगा कि आपको कोई दूसरे मजहब का बंदा मिलेगा, वो आपके बारे में, मजहब के बारे में सवाल पूछेगा, तो आप सोच समझ के जवाब देंगे ना कि गलती ना हो जाए। तो ये सिस्टम 2 थिंकिंग है जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमने 2 किस्म की स्केलिंग देखें। हो क्या रहा था, AI ना घोड़े की तरह भाग रही है, इसको कहते हैं स्केलिंग।
यानी बड़े से बड़ा मॉडल। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था? जब तक ओवन नहीं आया था, एक जगह से सिर्फ स्केलिंग हो रही थी ट्रेनिंग के अंदर। स्केलिंग से मतलब है एकदम तेजी से इंप्रूवमेंट होना। बड़े से बड़ा मॉडल, बड़े से बड़े जीपीयू, लाखों जीपीयू, $1 बिलियन का मॉडल बन रहा है। तो पहले सिर्फ जो स्केलिंग हो रही थी वो ट्रेनिंग में हो रही थी कि जो पीछे होता था। अब स्केलिंग जो है, स्लो डाउन करके थिंकिंग को, यहां भी स्केलिंग हो रही है, सवाल पूछते वक्त भी और इनिशियल ट्रेनिंग करते वक्त भी। जिस तरह पहले बादशाहों के पास अतालिक होते थे अपने बच्चों के लिए, वो उनको क्या कर रहे होते थे? ट्रेनिंग दे रहे होते थे। ट्रेनिंग में स्केलिंग, 5 अतालिक होते थे, 10 अतालिक पैसे वाले जो लोग होते थे। और जिन्होंने मोहम्मद अली जौहर के बारे में सुना है, उनकी वालदा ने इंग्लैंड से गवर्नेंस बुलाई थी कि अपने बच्चों को अंग्रेजी में ट्रेनिंग दे। और जो बादशाह होते थे उनके तो 50-50 अतालिक होते थे। तो वो स्केलिंग कर रहे थे ना ट्रेनिंग में। फिर बोलते वक्त भी शहजादे को यह समझाया जाएगा कि स्लो सोचो, सोच समझ के जवाब दो। ये स्केलिंग हो गई जवाब देते वक्त। अब आप ये देखें ना, पहले सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर तेजी से जा रहा था ऊपर दुनिया। अब क्या हुआ है? ओवन के बाद एकदम इन्फ्रेंस में भी, यानी जब सवाल पूछते हैं उस वक्त भी ट्रेनिंग हो रही है। अब लेवल 3 एजेंटिक एआई क्या है? 2 किस्म के एआई हैं, सॉफ्टवेयर एजेंट्स और हार्डवेयर एजेंट्स। हार्डवेयर एजेंट्स रोबोट्स हैं, उसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए बहुत। तो हम क्या करेंगे? पहले सॉफ्टवेयर एजेंट पे काम करेंगे, इससे पैसे बनाएंगे, जिस तरह कासिम ने, अमीन ने और दूसरे लड़कों ने कमाए और लड़कियों ने, उससे पैसे कमाएंगे और फिर हार्डवेयर पे लगाएंगे। वरना तो यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। अभी अमीन ने जाके दुबई में लैपटॉप खरीदा है, लोग परेशान हो रहे हैं, 13 लाख रुपए का लैपटॉप है, उनको लग रहा है बहुत महंगा लैपटॉप है। अभी मेरा भाई ये तो सस्ता है। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, जेब में नावा कितना है। आपने सुना वो ऊंट जब सस्ता, आपकी जेब में पैसे नहीं हो तो आपको 1 पैसा भी लगता है बहुत महंगा, और 10,000 का भी सस्ता लगता है। तो सब जेब में माल होने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह पहली कोशिश ये करनी है कि जेब में माल हो। तो थिंक ऑफ एजेंट्स जो है ना, न्यू एप्स, न्यू एप्लीकेशन है। इस वक्त गार्डनर ने, ये देखिए टेक्नोलॉजी ट्रेंड है, उनकी मैंने एग्जैक्ट तस्वीर उतारी है। नंबर 1 ट्रेंड क्या है 2025 का? एजेंटिक एआई। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा आपको ये कन्विंस करने का बात है ताकि आप सही तरह पढ़ाई करें कि ये कोर्स 50,000 रुपए महीने में भी सस्ता है। क्योंकि अभी आप अमेरिका में करेंगे या बूट कैंप करेंगे, मिनिमम 30-40 हज़ार डॉलर का कोर्स ही है 3 महीने का। अब मैंने भी बहुत पैसे वाला मैं बन सकता हूं, और मैं और कासिम कि ये 50,000 में भेजें, क्योंकि मगर मसला बताओ क्या है? मैं पाकिस्तान आया था 1999 में। आइडिया सारा ये है कि जिनको कभी चांस नहीं मिला वो कर सकें। अगर 50,000 रुपये फीस रखेंगे, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे शुरू से कहते थे कि यार तुम ये सस्ता रखते हो, लोग समझते हैं इससे या फ्री होता है, ये समझते हैं, वैल्यू नहीं करते पाकिस्तानी। इनको 50,000 रुपये लो ना, ये सीधा होकर पड़ेंगे। मैंने कहा तुम्हारी बात गलत नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ, मैं भी पाकिस्तान सारी उम्र रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी सोच जानता हूँ। मैं आपको वो पिलाऊं खिलाऊं, आप में से ईमानदारी से जवाब देना है। शकरकंदी भुनी हुई कितने लोग शौक से खाते हैं? सस्ती होती है ना। और मैकडोनल्ड लोग कितने शौक से खाते हैं? आपको बाइकाट है, मतलब समझ रहा हूं मैं, बात समझे, पॉइंट समझ रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं ये कि शकरकंदी जबकि बर्गर से सेहतमंद भी ज्यादा है, मजे की भी ज्यादा है, मगर क्योंकि सस्ती है, 200 रुपये पाव में वो बेचारा पठान बेच रहा होता है तो आपने नहीं खानी।
और बर्गर में वो इतने बड़े शशकारे करके वो सारी घी भी डाल के सेहत भी तबाह, सब कुछ तबाह, आप उसके लिए 1000 रुपए देने को तैयार हैं। ये बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी। अच्छा, तो ये देखा मैंने मुख्तलिफ जगह है, ये मुख्तलिफ कंपनियों में AI एजेंट्स की वॉर है, ये मुख्तलिफ मैंने स्क्रीन पे लगाई है, एक नज़र डालने काफ़ी है कि ये कंपनियां कैसे लड़ाई कर रही हैं एक दूसरे से एजेंटिक AI में। अच्छा, ये इसके डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो मैंने आपको बताया जो मेन है ना, नंबर 2 है टूल यूज के। LLM खुद पूछता है कि क्या सवाल है, यानी क्या मुझे ये एडिशनल डेटा ला के दो, इसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, ये टूल कॉलिंग भी कहते हैं। अच्छा, लेवल 4 में क्या होगा, नई इनोवेशन है। लेवल 4 क्या है, जब लेवल 4 अचीव होगा तो क्या होगा कि वो खुद से नया मटेरियल ईजाद कर लेगा, ऑफ कोर्स गिवन द करंट इंफॉर्मेशन इंसानी। और लेवल 5 क्या है, पूरी पूरी कंपनियां रन करेगा। तो हमने क्या देखा, पहले देखा हमने 3 वेव ऑफ AI हैं, क्या, प्रेडिक्टिव AI, जनरेटिव AI और एजेंटिक AI। और AI AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी इंसान नुमा इंटेलिजेंस के 5 लेवल हैं। नंबर 1 चैटबॉट्स, नंबर 2 जो पहले अचीव हुआ 2022 में, दूसरा रीजनर्स जो ओवन का कासिम भाई ने बताया ये अचीव हो रहा है अभी, फिर 2025 में ये जो फौरन आपके पढ़ते वक्त एजेंट्स हैं, और फिर ये अभी जो चौथा और 5वां इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो दूर है। AGI हम टोटल अचीव कर रहे हैं मेरे ख्याल से, अभी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वैसे तो प्रेडिक्शन कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, मगर लोग जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाई 28-29 ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन भी कर लेगा ये, मुझे नहीं लगता। मुझे अभी लगता है कि हमें 3 पे ही फोकस करना चाहिए, एजेंटिक AI पे। अच्छा, अब आप जाके देखिएगा नए किस्म के यूजर इंटरफेस भी आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम पाकिस्तानी हैं, गरीब। अच्छा, फिर गरीब भी इतने नहीं है। अभी मैं आपसे कहूं कि शादी करनी है ना, तो आपने 10 लाख रुपए अभी निकाल के लेके आएंगे कहीं से भी, जबकि इससे ज्यादा बेवकूफ़ी की कोई बात नहीं है। बेवकूफ़ों को खाना खिलाना है, जो ने आपकी बुराई करनी है खाना खाते ही। 10-20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए खर्च होगा आपका, और वो क्या करेंगे, उठते ही कहेंगे कि यार ये खाना खिलाया है। आपको पता है यार। तो कहने का मकसद है कि बिल्कुल हमें चैट GTP के जो $20 है ना, वो बुरे लगते हैं। तो चैट GTP पे $20 बचाए ना अगर हैं, तो दोस्तों को जिन्होंने वैसी भी, मैं खुद भी यार, मेरे दोस्त मुझे कहीं लेके जाते हैं ना, मैं कहता हूँ यार ये क्या खिला दिया यार, मूड खराब करती है। आपको बताइए, कराची के लड़के दोस्त मुंह पे कहते हैं, दोस्त तो मुंह पे कहते हैं, बाकी तो कम से कम शादी में आने के पीछे कहते हैं ना, दोस्त तो मुंह पे कहते हैं ये क्या खिलाया यार। तो मेरे एक दोस्त है, मुझे कहते थे यार तुम्हारे पास जितने पैसे आते जाते हैं ना, तुम उतने मुझे बेकार जगह पे खाने खिलाते हो। तो पॉइंट मेरा कहने का ये कि चैट GTP आप जाइएगा, अगर पैसे हैं तो बचाइए, ना बचाएं, किसी काम ना आने वाला। अपनी तरक्की पे अगर नहीं लगाएंगे तो फिर फायदा क्या। वो क्या है, आप जाके देखिएगा, कैनवेस है, जैसे आप अगर $20 पे करेंगे तो OpenAI का कैनवेस है, ओवन भी और कैनवेस भी, दोनों आपको अवेलेबल होता है जब $20 दे चुके होते हैं। आइंदा फ्री भी हो जाएगा। इस वक्त डेस्कटॉप का तो आ गया है, विंडोज का भी एप्लीकेशन, तो आप सबके पास मोबाइल में चैट GTP लगा हुआ फ्री है यार। मोबाइल में ऐप होनी चाहिए, और आदत बनाओ ना, और आपसे ये उर्दू में भी बात करता है यार, और डेस्कटॉप पे भी होनी चाहिए चैट GTP, दोनों की एप्लीकेशन आ गई है, आपके पास होनी चाहिए। मैंने तो कल कासिम भाई एक नई वो देखी थी एप्लीकेशन, उसने मेरे ब्राउजर का डिफॉल्ट बना दिया। क्रोम का एक्सटेंशन है कि मैं ऊपर लिखता हूं ना, उसी चैट GTP से सवाल पूछता है। अच्छा, यहां पे हमने जो बात की ना, APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इनका ना, और जो हमने ये सारे फंक्शन कॉलिंग है ना, ये बेसिकली मैं उस वक्त आसान करके समझा रहा था।
मैं सिर्फ इस वक्त आपको लिए लफ्ज छोड़ रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? जब एक मशीन दूसरे मशीन से बात करनी जाती है तो ये बात करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये API का और AI का बड़ा जोड़ है, वरना एजेंट्स में हम कैसे बात करेंगे यार, काम कैसे कराएंगे? मौसम का API, हर चीज का API होगा, है बल्कि, और बनते जा रहे हैं। वो AI कॉल करेगी, पहले तो मशीनें कॉल करती नहीं, अब AI सोच समझ के कॉल करेगी। और फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि क्लाउड का भी बड़ा ताल्लुक है। ये API और AI कहाँ चल रहे होंगे? क्लाउड पे चल रहे होंगे। अब ये समझने की बात है। देखें, सब कुछ सोच है इंसान की। अब इस टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। नॉर्मली यूनिकॉर्न्स जो है ना, $1 बिलियन कंपनियां होती थी, और यूनिकॉर्न जो है ना $1 बिलियन कंपनियां होती थी। इसराइल में, इंडिया में सैकड़ों हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। अब नए दौर में अगर आप में दम है तो अकेला बंदा भी, जिसको सोलोप्रेन्योर कहते हैं, यूनिकॉर्न बना सकता है। बनाने वाला होना चाहिए। अब टाइम है आप अपनी कहानी बनाएं। अब टाइम है आप अपनी कहानी लिखें। दूसरों के हम ड्रामे देख देख के कोई फायदा नहीं होने वाला। सीरियस बात है। आपने अपना ड्रामा बनाना है यार। आप हीरो हैं और हीरोइन है, दूसरी हीरोइन को देख देख के खुश होने का फायदा? अपना कुछ ड्रामा हो ना। हमारे एक दोस्त है, मैं अमेरिका चला गया, उन्होंने मुझे फोन किया, यार मैं शादी कर रहा हूं, आ जाना। मैंने कहा यार मैं कैसे आऊँगा, अभी तो आया हूँ अमेरिका, मेरे पास टिकट कहाँ है? कह रहे नहीं यार वो, मैं कह रहा है कि यार ड्रामा। मैंने कहा यार ठीक है 3-4 महीने बाद कर लेना, मैं फिर इंशाल्लाह फिर आ जाऊँगा। कह रहे नहीं करनी अभी है। मैंने कहा क्यों? कह रहे यार ड्रामा बहुत है। कह रहा अम्मी की मर्जी के बगैर कर रहा हूँ। मैंने कहा तो इसमें क्या, ये तो बहुत बुरी बात है। कह रहे नहीं, वरना मेरी फिल्म कहाँ बनेगी। कह रहा बोरिंग स्टोरी कौन सुनता है? कह रहा कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए ना। मैंने कहा ये तो सही कह रहा है भाई। तो हमने अपनी स्टोरी, और इसके लिए आपको एक अंग्रेजी का लफ्ज है, कौन बताएगा? ऑडेशियस होना पड़ेगा। अब ये अंग्रेजी का लफ्ज है ऑडेशियस। मिसाल देता हूं, समझाना बहुत मुश्किल है। जब अरब का सबसे बड़ा सरदार, जिसने 200 बंदे मारे हुए थे, वो आन के मैदान जंग में आया और कहा कि कौन लड़ेगा मुझसे, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मैं जाऊंगा। वो कौन बच्चा था? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है ऑडेशियसनेस। खालिद बिन वलीद ने रोमन और रशियन एम्पायर से एक साथ लड़ाई करते थे, इस तरफ फिर इस तरफ, फिर उस तरफ, फिर इस तरफ। उस तरह की दोनों वर्ल्ड पावर थी, और आदमी को तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। ये होती है ऑडेशियसनेस। यार ये अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। ये जो आपने नौकरी मेंटेलिटी बनाई हुई है ना, कि चाहे जूते मारे तनख्वाह दे दे पहली तारीख को। पहली बात उसकी भी कोई भरोसा नहीं है, उसका अपना भरोसा नहीं है, आपको क्या देगा। ये सोच पैदा करनी पड़ेगी। अगर आपने आगे जाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये जो नया रेवोल्यूशन आ रहा है AI का, इसमें हमें ऐसे ही लोग चाहिए। इलॉन मस्क को देखो यार, इसने पेपैल से अरबों रुपए कमाए, सब रॉकेट कंपनी पे और टेस्ला में लगा दिए, खुद सोफे पे सोता था। अभी भी उसकी माँ आती है ना, गैराज में सोती है, सारे घर बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। ये होती है यार, आखिर में तो कुछ भी नहीं बच जाएगा। आज से 500 साल बाद भी इलॉन मस्क को याद रखा जाएगा अगर ये मार्स पे पहुंच गया रॉकेट लेके। कह रहा है मार्स पे जाऊंगा, वहां आबादी करूंगा। अब लोग तो हंस रहे हैं, अब तो कम लोग हंसने लगे कि जब से रॉकेट चलने शुरू हुए हैं। अगर ये होती है ना यार बात, अगर आप 50,000 रुपए की नौकरी के लिए जान देने को तैयार हो जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं जिंदगी, सुबह से आन के घर पे आन के चाय पी के
रात को आन के अपनी बीवी को करेंगे कि बॉस को डांट के आ रहा हूं, जबकि जूते खा के आ रहे हैं आप। तो फिर इससे क्या होगा यार? आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपना। फुली मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने शुरू में कहा ना, जो पहले सोच जो हुआ ना, मैं 64 का हूं, मैं कभी नहीं सोचता कि मैं सिंगल हूं कि यार मैंने शादी कर ली होती, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, लूट लिया होता, कस्टम में ज्वाइन कर लिया होता जॉब। ये सब बातें बेकार हैं। अब सवाल ये है कि आइंदा क्या करना है। अच्छा, अब 2 लैंग्वेजेस चाहिए आपको, मेन पाइथन और दूसरी टाइपस्क्रिप्ट। आपको दोनों कवर कराई जाएंगी। शुरू पहले हम टाइपस्क्रिप्ट से हो रहे थे, अब हम पाइथन से होंगे। अब क्या होंगे? पाइथन से होंगे। मैंने आपको बताया कि मॉडल कौन कौन से हैं। ये जेमिनी है, चैट जीटीपी है, एंथ्रोपिक है, और दूसरे भी हैं, क्वार्क भी हैं। फिर फ्रेमवर्क्स हैं, क्रू एआई मैंने आपको बताया, लाइनग्राफ बताया, फिर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, और फिर इसी एजेंट खुद ब खुद पेमेंट भी करेगा। ये एक नई कंपनी आई है, स्ट्राइप तो पुरानी है, स्काईफायर। ये क्या कर रहे हैं? पेमेंट्स कर रहा है, एजेंट को जान दे रहा है, वरना वो कैसे सीखेगा? मतलब कैसे कोई खरीदेगा चीज? आपने एजेंट से कहा कि यार मुझे जहाज का टिकट चाहिए संडे को, अब वो जाके सबसे कीमत सस्ती देख के खरीद के आपको कहेगा टिकट ले लिया, लाहौर का टिकट है, ये आपको उसके भेज दिया। अब ये इसके लिए तो पेमेंट होना चाहिए, तो पेमेंट का भी सिस्टम है, पेमेंट। अच्छा, फिर डेटा स्टैक्स क्या है? अभी तक एसक्यूएल डेटाबेस थे। क्या थे? एसक्यूएल डेटाबेस थे, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब कौन से डेटाबेस आ रहे हैं? ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? ग्राफ डेटाबेस है। और नया स्टैंडर्ड आया 35 साल बाद। इंशाल्लाह ये भी हम आपको कवर कराएंगे, अल्लाह का हुक्म हुआ तो। ये मैंने आपके सामने तस्वीर रखी। आप मुझे पता है कि मुझे लोग कहते हैं कि अबे ये पाकिस्तानियों को क्या कर रहा है तू यार। अभी तू मद्रास में, मेरा कल परसों दोस्त फोन करके कह रहा था यार जाके इंडिया दिल्ली विली पढ़ा, तू अरबपति खरबपति बन जाएगा। इन पाकिस्तानियों को पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, तो ना बात समझते हैं, ना मेहनत करने को तैयार हैं, ना जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो तेरा इनका क्या बनेगा? मैंने कहा मसला यार ये है कि मिजाज नहीं है भागने का। हम सब यहाँ कराची के लड़कियां और लड़कियां बैठे हैं। मैं ना हर किस्म के लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ तो मैं कम रहा हूं, लड़कों के साथ रहा हूं, एक से एक बड़ा कमीना भी और अच्छे भी। मगर एक जो नॉन एक्सक्यूजेबल चीज थी, कराची का रूल, कि अगर लड़ाई हो जाए और दोस्त खड़े हैं तो आप उनको छोड़ के भाग जाए। ये चीज जिस दोस्त ने हमारी ये किया, फिर हमने कभी उसका नाम भी, मैंने ये नहीं कहा कि छोड़ दिया, ऐसे बंदे को हमने कभी नाम भी नहीं लिया कि मुसीबत के वक्त, या तो अच्छे टाइम में कोई बात नहीं, अगर 50 लड़के आपके दुश्मन आपको घेर के खड़े हैं और आप 2 खड़े हैं और आपने लिए फूट लिए मैदान से दोस्त को छोड़ के, और फिर 3 दिन बाद फोन किया यार क्या हुआ था वहां, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं, फिर कतर कर लो ऐसे बंदे से। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा कासिम, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है वर्टिकल एलएलएम एजेंट्स। वर्टिकल एलएलएम एजेंट्स का क्या मतलब है ये मैं समझाना, मैंने फिर आपको पहले बार बार ये लफ्ज ले रहा था। एक सॉल्यूशंस होते हैं हॉरिजॉन्टल सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन होते हैं वर्टिकल सॉल्यूशन। वर्टिकल सॉल्यूशन क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल, हमें पाकिस्तान में रह के हॉरिजॉन्टल सॉल्यूशन बनाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। एलएलएम आप अगर वो बनाएंगे, खुद सोचो यार, $1 बिलियन तो यहाँ गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट वैसे ख्वाब तो देख रही है, अभी एआई पॉलिसी बना रही थी, उस कमेटी में मुझे भी डाला था, मैंने उनको पूछा ऐसा ख्वाब मत देखें।
ख्वाब देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर यार कोई रीजनेबल तो होना चाहिए ना। तो हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि ऐसे ख्वाब देखने जो कि पॉसिबल हो। अच्छा, अब वो क्या चीज़ पॉसिबल है? वो वर्टिकल एप्लीकेशन। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में मेडिकल के लोग बैठे होंगे। मेरे 3-4 लोग हैं जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम करते हैं, आपके भी जानने वाले होंगे। आप इस टाइप के क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स बनाए, आप वो बनाए, क्या कहते हैं हेल्थ केयर के, मेडिकल के, ये बिक सकते हैं। अब फिर कस्टमर अगर जो पे कर रहा होता बनाने को, वो तो फिर जो कहेगा पैसे देगा, हम वही करेंगे। मगर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हमें ऐसे एजेंट्स बनाने चाहिए जो वर्टिकल हो। हमने देखा था नॉलेज इंजन्स, वो क्या है? ग्राफ डेटाबेस है। क्या होते हैं कासिम भाई ये नॉलेज इंजन्स? देखिए, ग्राफ डेटाबेस जो वर्ड निकल रहा है वो ग्राफ से, और इसकी 2017 या उससे पहले एक लाइब्रेरी थी नेटवर्क एक्स, वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। इंसान जिस तरह चीज़ों को अपने माइंड में याद रखता है, सेव करता है, वो नॉलेज ग्राफ की सूरत में रखता है। अब देखिए नॉलेज ग्राफ क्या है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपके माइंड में देखिए, ग्राफ में 2 चीज़ें हैं। एक गोल सर्किल अगर आप कंसीडर करें, उसे नोट करें, और 2 सर्किल को मिलाने की जो एक लाइन में ड्रॉ करूंगा वो कहलाती है एज। तो 2 चीज़ें हैं, नोड, और दूसरी क्या है? एज। अब आप अपने माइंड में जो भी चीज़ सेव करते हैं वो ग्राफ की सूरत में करते हैं। जैसे कि आपकी पहली नोड में कहता हूँ फैमिली। अब फैमिली की जब भी बात आएगी तो आपकी वालिदा वालिद, फिर वालिदा वालिद की हायरार्की में आपके सिबलिंग। अच्छा, वालिदा वालिद की हायरार्की पर टॉप पे जाओ तो ननियाल और ददियाल। तो आपकी क्या ग्राफ्स बढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बढ़ते जा रहे हैं। और आपकी जो एंटिटी यानी जो आपका सर्किल है वो किसी भी हायरार्की के साथ नोट टू नोट आप कनेक्ट हो सकते हो कि भाई दादा से क्या ताल्लुक है आपका पोता, नाना से क्या ताल्लुक है आप उनके नवाज से। तो ये क्या हुआ दोस्तों, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फ्रेंड सर्किल सारी नोट्स की सूरत में। तो अब क्या होता है, मैं जब भी आपको किसी भी एक नोट के बारे में कहता हूँ, उस नोट के साथ जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कनेक्ट हो जाती है। मैं आपको कहता हूँ फ्रेंड्स, तो आप जितनी भी नॉलेज के ऊपर हम बात करेंगे, आपके जो दोस्तों का सर्किल है उसकी ही बात होगी, उस नोट की बात होगी। आपका बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ जितनी भी आपके नोट्स मुंसलिक हैं, उनके वालिदैन, उनके दोस्त, उनके बहन भाई, ये है आपकी नॉलेज ग्राफ। देखिए नॉलेज ग्राफ ऑलमोस्ट 33 साल बाद आईएसओ ने इसका स्टैंडर्ड पास किया। पहले आपके पास जो लैंग्वेज होती थी वो थी क्या? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। बहुत सारे लोग यहाँ भी होंगे जो इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड हुई थी डेटा स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि वो रन टाइम पे जब भी मैं उससे सवाल करता हूँ ना, जब जाके वो एक एक रो में डेटा सर्च करता है और फिर उठा के वो डेटा मुझे रिटर्न करता है, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। नोट्स या ग्राफ डेटाबेस की हम बात करते हैं तो जितना भी हमारा डेटा है वो किस में दोस्तों? ग्राफ की सूरत में। तो अगर मैं ग्राफ में कहता हूं कि गवर्नर हाउस, अब मेरे साथ जिंदगी में इतनी सारी नोट्स कनेक्ट हैं, मैं कहता हूं गवर्नर हाउस या गवर्नर प्रोग्राम, तो गवर्नर प्रोग्राम में जितने लोग कनेक्ट हैं उनके नोट्स जो है इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और जितनी इंफॉर्मेशन पे मैं बात करूंगा वो क्या होगी? गवर्नर हाउस से रेलेवेंट हमारे प्रोग्राम में जितने लोग मुंसलिक हैं उनसे रेलेवेंट बात होगी, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, मैनेजमेंट हो, XYZ, लेकिन वो नोट क्या? स्पेसिफिक। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि रियल वर्ल्ड की होगी उसको अगर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम किस में रखते हैं दोस्तों? ग्राफ डेटाबेस। इसी तरह एक और डेटाबेस है जिसका नाम है वेक्टर डीबी। और वेक्टर डीबी का क्या काम है दोस्तों?
वेक्टर डेटाबेस पाइनकॉन सबसे पहले बनी थी और ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में इसने 750 मिलियन फंड रेज कर लिया। उसकी वजह यह थी कि वेक्टर डेटाबेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क में कोई भी डेटा जो प्रोसेस होता है वो नंबर में कन्वर्ट होकर होता है, और नंबर के ऊपर सर्चिंग करवाने के लिए, वेक्टर सर्च करवाने के लिए वेक्टर डेटाबेस बनाई गई। और इसमें जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हुआ करते थे, एक फंक्शन का नाम ले रहा हूं कोसाइन सिमिलैरिटी, इन्होंने सिंपल बना दिया डेटाबेस डॉट सर्च, और जो चीज आपको सर्च करनी है आप टेक्स्ट में पास करें, वो बैकएंड में खुद नंबर में कन्वर्ट करता है, वेक्टर में जाके सर्च करता है, और आपका जो वेक्टर होता है उसको वापसी टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको देता है। तो वेक्टर डेटाबेस बहुत फास्ट सर्च करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ग्राफ डेटाबेस आपके रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जिंदगी में जितनी चीजें आपने सीखी हुई उनके रिलेशन अगर सेव करने, ग्राफ डेटाबेस में करें। और वेक्टर डीबी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर चाहे वो तस्वीर है, इमेज है, ऑडियो है, और उसको क्विक मैच करना है, तो आप उसके लिए वेक्टर डीबी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, असल जो पर्पस है दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है कि एजेंट की जो मेमोरी है ना, जितनी चीज़ें उसको याद रखनी, तो अगर रिलेशंस हैं तो आप उसको किस में रखते हो? ग्राफ डेटाबेस में। और कोई चीज़ मैच करनी है क्विक, जिसमें रिलेशन नहीं है, तो उसको आप किस में रखते हैं? ग्राफ डेटाबेस में। ऑडियो, वीडियो, इमेज, पिक्चर, हर चीज़ जिसको क्विक सर्च करना हो, मैच करना हो, तो वो आप किस में रखते हैं? वेक्टर डेटाबेस में। तो ये क्या है? आपका एजेंट के पास एलएलएम दुनिया का बेस्ट दिमाग है, लेकिन कासिम की जितनी इंफॉर्मेशन वो नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन जो मेमोरी मेरी है, या तो मैं ग्राफ डेटाबेस की सूरत में उसको दूंगा या फिर वेक्टर डीबी की सूरत में दूंगा। तो जब ये दो इंफॉर्मेशन में इसको दे दूंगा तो ये कहलाएगा नॉलेज इंजन। तो हम जो एजेंट बनाएंगे और कासिम की या किसी कंपनी की जितनी इंफॉर्मेशन है, उनकी एंटिटीज, उनके रिलेशन ग्राफ डेटाबेस से सर्च करो, उनका जितना भी डेटा है जिसको फास्ट सर्च करना है वेक्टर डेटाबेस से सर्च करो, दोनों डेटाबेस को हम मेमोरी के तौर पे इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो वो एजेंट दुनिया का बेस्ट दिमाग रखने वाला, ऑटोनोमस डिसीजन लेने वाला, और आपकी कंपनी या आपका अगर वर्चुअल असिस्टेंट हम बना रहे हैं या वर्चुअल कासिम बना रहे हैं, तो उसकी कासिम की जितनी इंफॉर्मेशन है वो वेक्टर डेटाबेस या ग्राफ डेटाबेस में हम सेव कर देंगे। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? आपने घर जाना है, घर जाके आपने ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है। ये चैनल सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों के पास नहीं है वो चैनल में सब्सक्राइब है, नहीं है वो ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और इस पे ये मैं प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा आपको। आपने क्या करना है? आपने ये प्रेजेंटेशन लेनी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि घर पे तो आपके पास एआई का एक्सपर्ट नहीं है, मगर है। आपने क्या करना है? कोई स्लाइड समझ में ना आए, पहले तो ये करें कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसके आप लेफ्ट साइड पे जाइएगा, बटन में वो कहेगा कमेंट दिखाओ स्पीकर के। मैंने जो भी सोर्स है और कासिम भाई ने बनाई है, सोर्स ना कमेंट सेक्शन में लिखे हुए, मगर बाद दफ़ा हमें लग रहा है कोई चीज़ बहुत आसान है, वो होती नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रही। तो आपने क्या करना है? उसका स्क्रीनशॉट लेना है, GPT-4 को प्लस का साइन लगा हुआ है उसमें अपलोड करना है और कहना है प्लीज एक्सप्लेन दिस स्लाइड टू मी। आप ये भी कर सकते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन दिस स्लाइड टू मी इन उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी। करने वाले तो बनो भाई, ये घर जाके करना है आपने। और हमारे पास 3 मिनट रह गए, तो 3 मिनट में माशाल्लाह हमने टारगेट अपने पूरे किए। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि आपको ये मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि आपको, और अभी फौरन शेयर नहीं करूंगा, 24 घंटे इंतजार करूंगा ताकि सब लोग आप सब्सक्राइब कर चुके हों। तो हर सूरत में ये चैनल रजिस्टर कराएं। अगले संडे को 7 बजे आपकी क्लास शुरू होगी, पाइथन की क्लास शुरू होगी, और
आप लोग वो क्लास लेना शुरू करेंगे पाइथन की इंशाल्लाह, और एकदम फोकस करना है। ऑप्शन क्या है यार, हमारे पास कुछ है नहीं। पाकिस्तान में क्या करोगी मेरी भाई? इससे सियासी अखाड़ा है नहीं, तो मैं सियासी डिस्कशन करता नहीं हूं। हाँ, आप लोगों की मुसीबत होगी, मुझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एकदम फोकस करना, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो भाई, मैं भी वही कर लूंगा। और ख़ास तौर पे हमारे जैसे जो पढ़े लिखे सुलझे, होपफुली सुलझे हुए लोग हैं, हम लोग तो यार चाइना कटिंग भी नहीं कर सकते। चाइना कटिंग जाएंगे, वो किसी बेवा का अगर ज़मीन पे कब्जा करेंगे, वो रोएगी, तो आखिर में उसको ज़मीन भी वापस करेंगे और ऊपर से पैसे भी देंगे। वो मिजाज नहीं है ना। अगर अल्लाह मैंने आपको बाय डेफिनेशन कमीना नहीं बनाया है, तो आप ये काम करो नहीं ना, फिर होगा नहीं वो। तो अगले संडे से 7 बजे से इंशाल्लाह क्लास होगी, और आपने ये घर जो आके, अच्छा आज तक अपने आप पे यार एक काम करना है, मैंने आपको ना ऑडेशियसनेस, बोल्डनेस, यार जिंदगी में ना अगर आप खुश होकर चलेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। एकदम यार एटीट्यूड होना चाहिए, गरूर वाला नहीं, कॉन्फिडेंस वाला। इन दोनों में फर्क है। गरूर तो वो लोग करते हैं जो बेवकूफ है, इनको पता ही नहीं है अपनी औकात, मगर एकदम कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंस क्या है कि हम हर सूरत में चुपकली की तरह जैसे दिमाग पे दीवार पे चिपकती है ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता। मैंने बचपन में अम्मी के कहने पे बहुत चुपकलियां मारी हैं। आपको पता है जब चुपकली दीवार पे चिपक जाती है, कोई नहीं उतार सकता उसको, जिंदा तो नहीं उतरने वाली वो। तो हमारा भी यही एटीट्यूड है। इंशाल्लाह एक आखिरी पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, ये स्लाइड लगी ताकि आपको इसकी तस्वीर ले ले करीब आन के। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान ये नहीं, बंद नहीं करो ना। आपने कुछ क्या किया? एक मिनट जो ऑलरेडी ऑन साइड के स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो क्लासें ले रहे हैं। नहीं, वो तो अपनी क्लासें, जो पहले दूसरी क्लासों में वो अपनी क्लास आते रहे, आपका ये सेक्शन शुरू होगा। सर जैसे हम संडे को भी ले वो नहीं, दो अलग नहीं है। सिर्फ अटेंडेंस उनकी है जो ये नए हैं, ये पुराने वालों की नहीं है। पुराने वालों की आपकी 1 महीने के बाद ये शुरू होंगी, 15 दिन बाद।